आई बिलीव क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर. द रीज़न इज़ कि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आज या कल हमें इस तरह के सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा. इंस्टीट्यूशंस पैसा हारना पसंद नहीं करते. तो अगेन वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अगला बुल रन हाल्विंग के बाद आना है बिटकॉइन की, दिस माइट बी द लास्ट बुल रन जो इतने पोटेंशियल के साथ आएगा. बुल रन तो बार बार दोबारा आएंगे. मार्केट ऑलवेज रिपीट्स ए साइकिल. इंटरनेट के ऊपर ऑल दो हर चीज़ अवेलेबल है, बट वो स्कैटर्ड है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है. आप अगर यूट्यूब पे जाके एक सर्च भी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही सर्च करते हैं, तो आपके सामने हज़ारों लाखों वीडियोज़ आ जाती हैं. हर वीडियो क्लेम करती है 90% एक्यूरेसी. अंदर कुछ नहीं होता उनके. पाकिस्तानी माइंडसेट इस किस्म का बना हुआ कि अगर किसी ने पैसा बनाया ना, हम उसको बुरी नज़र से देखते हैं. अगर कोई बंदा बड़ी गाड़ी में जा रहा है ना, तो पहला इम्पल्स हमारा क्या रिएक्शन होता है? हराम का पैसा. हम ये नहीं देखते कि यार उस बंदे ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत से उसने बनाया. व्हेन वी फेल टू अकम्प्लिश एनीथिंग, हम उसको ये चीज़ का नाम देना शुरू कर देते हैं. ज़िंदगी का क्या पता है, कल ख़त्म हो जाएगी. नो डाउट ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह पर तवक्कल तो करना है, लेकिन अपने ऊँट भी तो बांधने हैं. स्पेशली पाकिस्तानी एक मेंटालिटी ये भी होती है कि हम स्टॉक की प्राइस को सिर्फ देख रहे होते हैं कि वो सस्ता है, वो सस्ता है. अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल 2 रुपये का है तो हमें वो अच्छा लग रहा होगा, इंस्टेड ऑफ कि अगर कोई 200 रुपये का है तो वो हमें ख़राब या महंगा लग रहा होगा. तो ये एक मेंटालिटी है जो हमें सही करने की ज़रूरत है. अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स. अगेन ये एक सीरीज़ मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि काफ़ी हमारे जो स्टूडेंट आते हैं वो बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड से होते हैं. अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू हमने किया था वो टेक्सटाइल मिल के ओनर, टेक्सटाइल तो नहीं, राइस एक्सपोर्ट करते थे, राइस मिल थी उनकी. आज प्रोफेशनल एक हैं अली जवाद नकवी, ही इज़ ए मशीन लर्निंग एक्सपर्ट. ये मेरे पास आए हैं. आज इनसे हम डिस्कस करते हैं कि इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा. सैयद अली जवाद नकवी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? ज़बरदस्त, ठीक ठाक. अच्छा, बिफ़ोर गेटिंग इनटू के इन्वेस्टमेंट आपने कैसे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ली, अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें, आपने क्या किया हुआ है और प्रोफेशनली आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओके, सो मैं शुरू से, मेरी पैदाइश पिंडी की है, रावलपिंडी की. देन आई डिड माई मैट्रिक फ्रॉम रावलपिंडी एंड देन FSc प्री इंजीनियरिंग मैंने की थी फौजी फाउंडेशन कॉलेज से. उसके बाद मैंने एयर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी कंप्यूटर साइंस के अंदर एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2018. कुछ टाइम मैंने अपना फैमिली बिजनेस किया एंड देन प्रोफेशनली मेरा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में था. इन मशीन लर्निंग में भी अगर मैं थोड़ा सा उसको स्पेशलाइज़ करूँ तो कंप्यूटर विजन की तरफ था. सो आई एम वर्किंग फॉर US बेस्ड कंपनी हियर इन पाकिस्तान एंड उसमें मैं एज अ कंप्यूटर विजन इंजीनियर काम कर रहा हूँ. ठीक है. और जो ग्रेजुएशन आपने की थी, व्हाट वाज योर प्रोफेशनली आपने किस तरह स्टार्ट किया था? सो ग्रेजुएशन के राइट आफ्टर ग्रेजुएशन आई जॉइन माई फैमिली बिजनेस. थोड़ी सी फैमिली बिजनेस में ज़रूरत भी थी, तो तकरीबन मैंने अराउंड 1.5 साल से 2 साल का अरसा था जिसमें मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया. उसमें हर जो डिपार्टमेंट था उसको देखा, बेसिकली उसको लीड करने की कोशिश की थी. एंड देन राइट बिफोर कोविड आई शिफ्टेड टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर. और फैमिली बिजनेस क्या था ऐसे? ट्रैवल एजेंसी का, ये हज उम्रा ज़ियारत का. अच्छा, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? कोई बुरा तो नहीं लगा कि प्रोफेशनली मैं कुछ कर रहा था और अब मैं बिज़नेस में आ गया हूँ? बुरा नहीं लगा. लर्निंग एक्सपीरियंस था. मेरा जो मानना वो ये है कि जब भी हम कोई चीज़ भी, किसी में भी हम अगर काम करते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे हेल्प ज़रूर करता है. आपका कोई भी एक्सपीरियंस ज़ाया नहीं जाता. फॉर द टाइम बिंग आपको लग रहा होता है कि शायद आप अपनी फील्ड से जो है बिल्कुल डिटैच हो गए, एक नई जगह आ गए और शायद आप अपने करियर से डिट्रैक हो गए, बट ऐसा नहीं होता. इवेंचुअली वो चीज़ आपको, बहुत सारी चीज़ें आपने वहाँ सीखी होती हैं जो आपको आगे जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करते हैं. तो इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस. और अगर मैं वैसे पूछूं कि प्रोफेशनली या जो आपकी डिग्री की थी, अगर आपने बिज़नेस में क्या चीज़ ऐसी अप्लाई की जिससे कोई इम्पैक्ट नज़र आया हो आपके अपने बिज़नेस में भी? ओके, सो फॉर द बेसिक लेवल पे, क्योंकि मेरा फाइनेंस तो बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं फाइनेंस साइड पे कुछ कर नहीं सकता था. सो व्हाट आई डिड वाज कि अपनी कंपनी की वेबसाइट को पूरा रिवैम्प करना, सोशल मीडिया उसके एक्टिव करना, बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन इन्वॉइसिंग और उसके ऊपर लेके आना कि अगर किसी ने थ्रू वेबसाइट कोई ट्रिप बुक करना है, टिकट्स की क्वेरी बुक करनी है, तो वो थ्रू वेबसाइट ही बुक कर सके. तो स्टार्टिंग स्टेप मेरा ये था. एंड देन उस टाइम नई नई एक्सेस डेटाबेस सीखी थी,
तो हमें कुछ फीडिंग फॉर्म्स के लिए ना कुछ डेटा चाहिए होता था, तो वो ऑटोमेट कर दिया था, क्योंकि वो देन हमें स्टिकर के ऊपर प्रिंट करना होता था, तो वो ऑन अ बटन क्लिक वो एक रिपोर्ट जनरेट होती थी एंड वो हर किसी का इंडिविजुअल आ जाता था, देन हम उसको प्रिंट कर लेते थे। सही है। और कोई बिजनेस जनरेशन भी देखी ये जो चीज़ें आपने की थी ऑनलाइन पे? यस, उस टाइम पे जब मैं कर रहा था तो दैट वाज अराउंड 2018 से 19 का था। उस टाइम ऑनलाइन बिज़नेस पाकिस्तान में उस तरीके से अडॉप्ट नहीं हुआ था जिस तरीके से अब हुआ। तो लोगों का ये होता था कि अगर वो क्वेरी वहाँ पे सबमिट करवा भी देते थे, वो मेरे पास आ भी जाती थी, देन अगेन वो रिस्पॉन्स से पहले ही कॉल भी करते थे या ऑफिस भी विजिट करने का कहते थे, क्योंकि उनको लगता नहीं था कि ये ऑनलाइन क्वेरी का कोई फ़ायदा होगा, ट्रस्ट भी नहीं होगा, ट्रस्ट भी नहीं होता था। अब ऑन दी अदर हैंड मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट हर कंपनी ने जो है वो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया, और अब लोगों को वो ज़्यादा सहूलत लगना शुरू हो गई कि इंस्टेड ऑफ वो खुद फिजिकली वहाँ पे जाएं, वो ऑनलाइन क्वेरी अपनी बुक कर लेते हैं या ऑनलाइन अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डाल देते हैं। अभी जो आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इज़ दिस रिलेटेड टू मशीन लर्निंग एज वेल, जिस तरह कि आप? यस, मैं अभी जो काम कर रहा हूँ वो मशीन लर्निंग में ही आगे स्पेशलाइजेशन है, तो कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग का काम है। इसमें कंप्यूटर विजन इज़ बेसिकली, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो कंप्यूटर इज़ एनी इंटेलिजेंट सिस्टम विच इज़ एबल टू कंप्यूट, डू कंप्यूटेशंस, एंड विजन जो चीज़ हम देख सकते हैं, या अब कंप्यूटर कैसे चीज़ देख सकता है, एनीथिंग जो इमेज में हो, वीडियो में हो, हम वो कंप्यूटर को दिखा सकते हैं। तो हम कंप्यूटर को, कंप्यूटर विजन इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को वो डेटा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वीडियोस एसेंशियली इमेजेस ही होते हैं, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होता है, हम वो इमेजेस उसको देते हैं, एंड जो आजकल के स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल्स हैं वो उसमें से पैटर्न्स रिकग्नाइज करते हैं। हमने जो डेटा वहाँ पे आइडेंटिफाई किया होता है, एनोटेट या लेबल किया होता है, वो उसमें से पैटर्न्स और फीचर्स आइडेंटिफाई करते हैं। देन वी कैन डू डिफरेंट स्टेप्स लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गई, जैसे हम देखते हैं कि पर्सन के अराउंड एक बॉक्स बना हुआ है, पर्सन की ट्रैकिंग हो रही है, सर्वेलेंस हो रही है, ट्रैफिक कैम्स हम आजकल के दौर में देखते हैं, रोबोटिक सर्जरी में अगर हम देखते हैं, या एक्सरेज में हेल्प कर रहा होता है डॉक्टर को, वो सेगमेंट हुआ होता है वो एरिया जो कि अफेक्टिव होता है। तो मोर और लेस जो चीज़ कंप्यूटर देख सकता है या जो हम दिखा सकते हैं, दैट कैन बी डन थ्रू कंप्यूटर विजन। ज़बरदस्त। और ये आप बेसिकली किसी बाहर वाले मुल्क के लिए काम करें या इससे बेसिकली लोकल? यूएस बेस्ड कंपनी, ठीक है। सारी मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट इज़ इन यूएस, और जो क्लाइंट्स हैं वो भी सारे जो हैं वो फॉरेनर्स ही हैं हमारे। ठीक है। और द कोड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम डेटा एनोटेशन। सो बेसिकली दोज हु डोंट नो व्हाट डेटा एनोटेशन इज़, इट्स द बेसिक स्टेप। जैसे घर बनाने के लिए पहले बुनियाद डालनी पड़ती है, दैट सिमिलरली किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए पहले उसका डेटा रिफ़ाइन करना पड़ता है, या डेटा में वो चीज़ हाईलाइट करनी पड़ती है जो हम मॉडल से डिटेक्ट करवाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एनोटेशन टू डेवलपमेंट टू क्वालिटी एश्योरेंस, एवरीथिंग A to Z पाकिस्तान में हो रही है। ज़बरदस्त। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी? अराउंड 80 एम्प्लॉयज़ हेयर इन पाकिस्तान, और जो यूएस में हेड ऑफिस है उसमें अराउंड 12 to 14 है। बट वहाँ पे जो मेजर चंक है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स का है, सेल्स टीम का है, जो डिफरेंट क्लाइंट्स को जाके पिच करते हैं, वहाँ से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, देन हमें देते हैं, देन यहाँ पे सारी डेवलपमेंट। ज़बरदस्त। एंड जस्ट फॉर द सेक कि जब आप न्यू हायर भी करते हैं, बट डू यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी, इज़ इट ईजी टू फाइंड फ्रॉम हेयर? कुछ चैलेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं? चैलेंजेस हैं, उसकी रीज़न ये है कि स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना, तो पाकिस्तान में करिकुलम जो हमारा पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में, वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो थोड़ा सा आउटडेटेड होता है। तो ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कंप्यूटर विजन होगी या मशीन लर्निंग होगी, अब मैंने 2018 में ग्रेजुएट किया था, तकरीबन 5 साल पहले ही मैंने ग्रेजुएट किया था। उस टाइम पे पाकिस्तान में मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन का कोई स्कोप नहीं भी था, और टीचर्स भी नहीं पढ़ाते थे। लकीली मतलब ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं था कि मुझे 2 ऐसे टीचर्स मिले जिन्होंने अप टू डेट करिकुलम हमें, स्टैनफोर्ड एंड बर्कले यूनिवर्सिटी का उस टाइम कोर्सेरा एडेक्स भी लोगों में इतनी एडॉप्शन नहीं थी उसके थ्रू उन लोगों ने हमें पढ़ाया, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड देन हमने इधर काम करना शुरू किया। अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है इस साइड पे, लेकिन अगेन कोर जो बेसिक्स होती हैं या जो फाउंडेशंस होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही हैं। लेकिन दिस इज़ समथिंग कि अगर इफ़ एनी वन इज़ पैशनेट अबाउट तो वो सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें लर्निंग कर्व कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है या मुश्किल हो जाएगी, नॉन टेक्निकल बंदा सीख नहीं सकेगा, सीख लेगा, विद टाइम हो जाएगा। तो आई फील लाइक कि डिफ़िकल्टी इतनी नहीं है, बट स्टिल थोड़ी सी है। अच्छा, अगर किसी ने इस फील्ड के अंदर आना हो, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी को तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अगर पर्सनली किसी ने सेल्फ फेस के ऊपर करना हो, व्हाट आर द गुड रिसोर्सेज या क्या प्रोसीजर है हैंड्स ऑन करने का,
क्योंकि काफ़ी दफ़ा क्या होता है ना, मटेरियल इतना अवेलेबल होता है बट स्टिल यू डोंट हैव द राइट गाइडेंस कि आप इसको किस तरह लेके चल सकते हैं। ऐसे ही है। ओके, तो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो एक चीज़ जो हम लोग काफ़ी निगलेक्ट भी करते हैं वो है मैथ। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें तो हमारे जितने मॉडल्स होते हैं इन रियलिटी या अंडरलाइनिंग जो उनकी होती है वो आपकी लीनियर अलजेब्रा होती है, वो आपके इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि हमने मैट्रिक में भी पढ़े होते हैं, एफएससी में भी पढ़े होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े होते हैं, बट जब हम उस टाइम पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पता होती। तो अगर कोई भी बंदा अपनी सेल्फ बेस पे स्टार्ट करना चाहता है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो अपनी लीनियर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करे। लीनियर अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करने के बाद देयर इज़ deeplearning.ai, डॉक्टर एंड्रयू एनजी की ऑर्गेनाइजेशन है। उनके कोर्सेज काफ़ी प्रैक्टिकल भी हैं, लेटेस्ट भी हैं एंड हैंड्स ऑन उसमें एक्सपीरियंस भी आपको मिलता है, हैंड्स ऑन आप प्रैक्टिस भी करते हो, उसकी लैब्स भी करते हो, वो बहुत अच्छा सोर्स है। एंड देन अगर आप थोड़ा सा सीख जाते हैं उस चीज़ को तो एवरी ईयर फरवरी में एक MIT में PhD कर रहे हैं अलेक्जेंडर अमीनी, वो YouTube के ऊपर अपनी पूरी अपडेटेड सीरीज़ निकालते हैं जो कि वहाँ पे वो MIT के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे हैं। उसकी वीक में एक लेक्चर होता है, देन उसकी लैब भी होती है जो आपने उसी वक्त जो चीज़ सीखी होती है उसकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करना होता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड रिसोर्स, बट वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आता है। तो बेसिक वुड बी लीनियर अलजेब्रा, देन मशीन लर्निंग का बेसिक कोर्स फ्रॉम deeplearning.ai, और वो कोर्सेरा के साथ भी इंटीग्रेटेड है तो कोर्सेरा से भी मिल जाएगा। एंड देन गो टुवर्ड्स एडवांस टॉपिक लाइक आजकल ChatGPT का दौर है तो LLMs हैं, हर जगह पे हम देखते हैं बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ें डिटेक्ट हो रही हैं, ट्रैक हो रही हैं, पोज एस्टिमेट हो रहे हैं, तो उसके तरफ कंप्यूटर विजन में जाने के लिए वो फिर देन एडवांस टॉपिक आपको आ जाएंगे, लेकिन फाउंडेशन अगेन लीनियर अलजेब्रा के ऊपर बेस कर रही होगी उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। गुड हो गया। अब रिसेंटली जितना भी ChatGPT और ये सारी चीज़ें हैं, डू यू थिंक दिस इज़ थ्रेट टू द जॉब्स जिस तरह लोग इसको परसीव कर रहे हैं, और दिस इज़ समथिंग विच इज़ इनेबलर, दैट इज़ 110% इनेबलर। शुरू में ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारी जॉब भी ले जाएगा, बट अगर देखा जाए तो वो हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना रहा है, वो हमारी जॉब्स लेके नहीं जा रहा, वो हमारे जो रिडंडेंट टास्क थे उनको वो जो है वो टेक ओवर कर रहा है एंड हमारे पास नई अपॉर्चुनिटीज़, नए एवेन्यूज़ खोल रहा है। फॉर एग्जांपल जब ChatGPT आया था सारे लोग बहुत डर रहे थे कि क्या होगा, अब तो जॉब्स चली जाएंगी, और आज अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि अब ये मॉडल्स बन तो गए हैं, इनसे बात कोई कैसे करेगा, इनसे डाटा एक्सट्रैक्ट कैसे होगा, इनसे एनालिसिस करवाया कैसे जाएगा, इनसे आंसर्स कैसे लिए जाएंगे। अगेन दैट इज़ अ कम्प्लीटली न्यू फील्ड जो अब इमर्ज हो गई है, हाई पेइंग है। आपकी हर, अगर आप देखें जो हमारे जितने सॉफ्टवेयर थे यूजुअली डिज़ाइनिंग से रिलेटेड भी थे, फिग्मा हो गया या हमारी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड नोशन थे, हर किसी के साथ अब एक AI का वर्ड एसोसिएट हो रहा है जो हमारे ही काम को, हमारे रिडंडेंट टास्क को ईजी कर रहा है। तो AI इज़ नॉट अ थ्रेट, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, बट अगेन वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू लर्न, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू ग्रो बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। अभी ना हमारा वो हमने बीटिंग इंडेक्स पे ना एक क्वेरी लगाई ना, जिस पे हमने कहा यार एक साल पे स्टॉक मार्केट की, मैं एक सिंपल सीख दे रहा हूँ, स्टॉक मार्केट का ना रिटर्न कितना था। अब सैटरडे संडे तो स्टॉक मार्केट नहीं चलती ना, तो अगर सैटरडे संडे है तो उसमें नल पड़ा हुआ है। अब हमें बैठना क्वेरी लिखनी थी तो हमने सिंपल ChatGPT को कहा यार हमें ना लीडिंग जो भी लास्ट वर्किंग डे है ना उसके ऊपर क्वेरी बताओ कि क्या होगी। तो उसने वो मैक्स नंबर ऑफ डेज ग्रेटर, यानी वो पूरी क्वेरी बना दी। यू जस्ट नीड टू रिप्लेस योर टेबल्स एंड कॉलम्स एंड स्ट्रेट अवे विद इन 5 मिनट। और मेरे ख्याल में वो वाली क्वेरी अगर एक बंदा करे भी ना तो 6-7 घंटे तो कहीं नहीं गए टू अंडरस्टैंड कि ये निकालना कैसे है। सो मेरे ख्याल में इट्स ए वेरी बिग एनेबलर, ख़ास तौर पे डेवलपर्स के लिए। इवन आई हैव सीन पीपल सबमिटिंग एरर का कोड इन इमेज। मुझे तो लगता है स्टैक ओवरफ्लो बेचारा वो हो जाएगा, उसके ऊपर लोग की वो नहीं जाएंगे। स्टैक ओवरफ्लो पे ढूंढना खुद पड़ता था। हाँ, फिर आपको देखना पड़ता था कि वो आंसर ठीक भी है या नहीं है, अपवर्ड्स उसके कितने हैं, आंसर आपको नहीं मिल रहा, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा रहे हो। अभी आपने एक क्वेरी लिखी है, आपको हर तरफ से उसका आंसर आ जाएगा और आपको पता है कि यार ये आंसर ठीक भी होगा। अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब भी चाहिए होती है क्योंकि अगेन इट्स अ मॉडल, इट्स अ कोड, वो भी गलत कर सकता है। लेकिन आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कोड का स्ट्रक्चर क्या है तो आपको उसको डीबग करना बड़ा आसान हो जाता है। ज़बरदस्त। चले यहाँ तक तो हमने डिस्कशन कर ली थोड़ी प्रोफेशनल। अब अगर अच्छा, आपको हमारे बारे में कैसे पता चला कि वेयर डिड यू हियर अबाउट अस एंड व्हाई यू थिंक कि इज इट फॉर यू इट वाज नेसेसरी टू गेट योरसेल्फ फाइनेंशियली एजुकेटेड? ओके, सो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा स्टार्ट से आपको बताऊं तो हमेशा से मुझे जो फाइनेंशियल मार्केट्स थी वो बड़ी अपीलिंग लगती थी। जब मैं मूवीज़ वगैरह में देखता था कि
जैसे बिग शॉट मूवी जब मैंने देखी उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं थी कि उसके अंदर क्या हो रहा है, बट वो एक बड़ी फैसिनेशन होती थी कि यार इस बंदे ने कैसे ये चीज़ फिगर आउट की, इसने कैसे एनालिसिस किया। या अगर हम डिफरेंट शोज़ भी देखते थे तो बड़ा एक वो अपीलिंग लगता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि कहाँ से स्टार्ट करें। मैं पॉडकास्ट रेगुलर सुनता था मुजम्मिल हसन की। अगेन एक दिन मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो वो आपकी पॉडकास्ट थी। देन आई गॉट टू नो अबाउट सरमाया। सरमाया पे मैंने जाके चेकआउट किया तो मुझे वो चीज़ बड़ी आसान लगी कि यार पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक के ऊपर आपके सामने आ गई, आपको कहीं पे कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। बट अगेन फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए उस चीज़ों को समझने के लिए भी। देन मुझे पता चला कि 2 ट्रेनिंग्स ऑफ़र की जाती हैं, वन इज़ फॉर टेक्निकल एनालिसिस जो कि फराज भाई देते हैं। देन मैंने फराज भाई की पॉडकास्ट भी सुनी, वन फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट अमार भाई की, देन मैंने वो पॉडकास्ट भी सुनी। उससे मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि यार इंटरनेट के ऊपर ऑल दो हर चीज़ अवेलेबल है बट वो स्कैटर्ड है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। आप अगर यूट्यूब पे जाके एक सर्च भी करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही सर्च करते हैं तो आपके सामने हज़ारों लाखों वीडियोस आ जाती हैं, हर वीडियो क्लेम करती है 90% एक्यूरेसी, अंदर कुछ नहीं होता उनके। तो शुरू में मैं भी यही करता था, हर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता था, एक दफ़ा ट्रेड हिट करती थी, देन लॉसेज ही लॉसेज, और मैं सोचता था कि पता नहीं अब क्या होगा। वैसे इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड क्या था प्रायर टू दी ट्रेनिंग? क्या कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे थे? प्रायर टू दी ट्रेनिंग मैं उस टाइम सिर्फ क्रिप्टो में कर रहा था। तो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस क्या था उस तरीके से अगर देखा जाए? सेम यही जो मैं बता रहा हूँ कि एक वीडियो देखी, एनालिसिस किया, वो चल पड़ा, एक ट्रेड अच्छी हुई, देन आगे 10 ट्रेड लगातार फेल। नहीं समझ आती थी किस टाइम एंट्री लेनी है, किस टाइम एग्ज़िट लेनी है। हमेशा वो एक आपको ना जहन के ऊपर एक तो फोमो होता है वो भी रहता था, दूसरा ये भी रहता था कि यार अभी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकालनी है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है, वो नहीं जाता था और वहाँ से वो बुरे तरीके से नीचे आता था। देन मुझे पता चला ट्रेनिंग्स का। तो सबसे पहले मैंने फराज भाई की ट्रेनिंग ली थी टेक्निकल एनालिसिस की, जो कि फॉर मी इट वाज लाइफ चेंजिंग। यानी जितने कॉन्सेप्ट्स आपको चाहिए टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर वो फराज भाई ने इतने ईजी तरीके से, इतने स्ट्रक्चर्ड वे में, विदाउट एनी नॉइज़ आपको दे दिए। एक वो बंदा जिसने आज तक कभी चार्ट ना भी देखा हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टू द वेरी लास्ट, वो बंदा चार्ट्स देखना तो क्या, वो बंदा इस काबिल बन गया कि वो अपनी स्ट्रेटजी खुद बना सकता है। और कोई ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, नथिंग। ऐसा लगता है कि चार्ट आपसे खुद बात कर रहा है, आप चार्ट को देख के चार्ट से बात कर रहे हो, चार्ट आपको बता रहा है कि वो आगे क्या करने वाला है। दैट वाज माइंड ब्लोइंग। बट अगेन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट साइड के ऊपर भी था, ट्रेडिंग के अलावा भी, कि मैं देखना चाहता था कि वर्ल्ड इकॉनमी काम कैसे कर रही है। हम आए दिन ख़बरों में सुन रहे होते हैं डॉलर ऊपर जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा, क्यों जाएगा डॉलर ऊपर, क्यों जाएगा डॉलर नीचे, IMF क्या कर रहा है, पेट्रोल प्राइसेस कैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, लफ्ज़ सुनते ही रहते थे, करंट अकाउंट डेफिसिट है, फिस्कल अकाउंट डेफिसिट है क्या, ये कुछ पता नहीं था। अमार भाई की ट्रेनिंग ज्वाइन की। मेरा कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, इवन दो मेरा कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट भी फाइनेंशियल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अब आई एम इन दैट पोजीशन कि मैं कंपनीज़ की स्टेटमेंट्स पढ़ लेता हूँ, कंपनीज़ क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, कहाँ पे मसला आ रहा है, क्यों मसला आ रहा है, रिसेंटली आगे क्या होगा, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वर्ल्ड इकॉनमी कहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान को मसले कहाँ पे आ रहे हैं। इन मसलों में भी वो कहा जाता है कि इन एवरी क्राइसिस देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर तो इकॉनमी बुरे तरीके से गिर भी रही है लेकिन कोई ना कोई है जो उस वक्त भी पैसे बना रहा है। वो कौन सी कंपनीज हैं जो उस टाइम उनको फ़ायदा हो रहा है, इकॉनमी ऊपर जा रही है तो किन को फ़ायदा हो रहा है। तो आई फील लाइक कि इफ़ यू वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक और फ्लॉ ये भी है कि ना हमें स्कूल्स में सिखाई जाती है, ना हमें कॉलेजेस में सिखाई जाती है, ना यूनिवर्सिटीज़ में सिखाई जाती है। इवन के एक आई एम सॉरी टू से बट एक पाकिस्तानी माइंडसेट इस किस्म का बना हुआ है कि अगर किसी ने पैसा बनाया ना, हम उसको बुरी नज़र से देखते हैं। अगर कोई बंदा बड़ी गाड़ी में जा रहा है ना, तो पहला इम्पल्स हमारा क्या रिएक्शन होता है, हराम का पैसा। हम ये नहीं देखते कि यार उस बंदे ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत से उसने बनाया। व्हेन वी फेल टू अकम्प्लिश एनीथिंग, हम उसको ये चीज़ का नाम देना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी का क्या पता है, कल ख़त्म हो जाएगी। नो डाउट ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन वही बात है कि अल्लाह पर तवक्कल तो करना है लेकिन अपने ऊँट भी तो बांधने हैं। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये हमारे लिए इस टाइम बड़े ज़रूरी हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन एक और प्रॉब्लम जिसकी वजह से पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, इन माई ओपिनियन, मे बी आई एम रॉन्ग,
हमारे जितने एंटरप्रेन्योर्स थे या हमारे जितने बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, पाकिस्तान में उनको उस तरह ग्लोरीफाई नहीं किया जाता जैसे उनका हक है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप देखें तो आपकी जितनी स्पोर्ट्स लीग्स होती हैं वो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंबानी, अडानी, बिरला, बच्चों को ज़ुबानी उनका पता है कि ये लोग कौन हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। उनको नेशन बिल्डर्स के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है कि हमारी इकॉनमी इनके बिज़नेस से ही बनेगी, पैसा ही नहीं यही लोग जनरेट करेंगे या यही लोग इकॉनमी को ग्रो करेंगे। पाकिस्तान में ऑन दी अदर हैंड ये नहीं किया जाता। पाकिस्तान में बिजनेसमैन जो हैं वो आई वुड से ऑलमोस्ट गुमनाम ही हैं। अगर आप किसी आम बंदे से पूछेंगे कि फ़लानी कंपनी किसने बनाई, कौन चला रहा है, नो वन नोज़। उसकी वजह से रीज़न ये होता है कि जब हमें हमारे बिज़नेस ओनर्स का ही नहीं पता, हमारी कंपनी दुनिया का या हमारी मुल्क का बिज़नेस की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब उनका बिज़नेस की तरफ इंटरेस्ट नहीं है, उनको इस चीज़ का नहीं पता, तो उनको अपनी इन्वेस्टमेंट का, अपनी वेल्थ ग्रो करने का भी अंदाज़ा नहीं है। तो उनको ये होता है कि यार बस मैं सुबह घर से निकलूँ, काम पे जाऊँ, शाम को आऊँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफ़ी है। और वो इससे ज़्यादा कमाने को थोड़ा सा बुरा भी समझते हैं कि शायद पैसों की कोशिश करना जो है वो गलत है, जबकि ये तो हमारे दीन में भी है कि हसूल हलाल रिस्क एन इबादत है। तो दिस इज़ द रीज़न जो कि फ़ाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे मुझे भी लगा कि यार अगर तो फाइनेंशियली ग्रो करना है, ये कमेटी और प्राइस बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना है और वाकई में वेल्थ बनानी है, जो अपना कैपिटल प्रिजर्व भी करना है, तो उसके लिए फ़ाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सरमाया की जो ट्रेनिंग्स थी, लाइफ चेंजर, गेम चेंजर। आप अगर देखें तो दोनों ट्रेनिंग्स में हर चीज़ आपको इस तरह प्रेजेंट की गई है कि ओवर द कोर्स ऑफ दीज वीक्स यू आर फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। सारे एक ही पॉइंट पर आ जाते हैं। देन उससे जो बढ़ के चीज़ है वो है सरमाया की कम्युनिटी। आप जिस कम्युनिटी में रह रहे होते हैं वो आपके ऊपर बड़ा असरअंदाज करती है। हम लोग क्यों रिस्क लेने से डरते हैं? हमारे घर वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने हमें रिस्क से डरना सिखा दिया। यहाँ नहीं जाना, पैसा डूब जाएगा, ये नहीं करना, कुछ काम करना है फ़लाने चाचू से पूछो, फ़लाने मामू से पूछो। हो सकता है वो ख़ुद भी फेलियर हों, बट फिर भी उनसे पूछो, क्योंकि तो अगेन आप जिन इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आप जहाँ रह रहे होते हैं वो चीज़ आपके ऊपर बड़ा असर करती है। तो जब आप सरमाया कम्युनिटी को देखते हैं तो एवरीवन इज़ फाइनेंशियली एजुकेटेड और ट्राइंग टू लर्न। एवरीवन हैज़ द सेम गोल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, टू ग्रो देयर वेल्थ। तो आप जब उस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, तो आपका माइंड बहुत सारे और रेवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करता है। आपको बहुत सारे और आइडियाज़ आते हैं जिससे आप अपना भी फ़ायदा कर सकते हैं, अपनी फैमिली का भी फ़ायदा कर सकते हैं। जैसे सिंपल, अभी मैंने अमार भाई की जब ट्रेनिंग की तो उन्होंने हमें एक स्कोरिंग मॉडल सिखाया कि हमने किसी कंपनी को एनालाइज कैसे करना होता है। मेरा शुरू से इंटरेस्ट क्रिप्टो में था, तो अगेन मैंने वो मॉडल, एक अपना मॉडल बनाया जो कि मैं क्रिप्टो में यूज़ कर रहा हूँ, और उससे मुझे अगेन फिनोमिनल रिजल्ट। तो वही चीज़ है कि अगर तो मैं अमार भाई की ट्रेनिंग ना लेता तो मुझे कभी ये चीज़ रियलाइज़ ही ना होती कि कंपनीज़ को एनालाइज़ कैसे किया जाता है। अगर हम कंपनीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं तो कोई तो फैक्टर्स होंगे जिस पे बाकी चीज़ें भी काम कर रही हैं, तो हम उन फैक्टर्स की बेस पे उनको भी एनालाइज़ कर सकते हैं, किस वक्त पे कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है। लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से पाकिस्तानी शायद स्टॉक एक्सचेंज से भी दूर भागते हैं, वो है कि ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट वेल्थ हम सबको चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। हम लोगों में ना वो सब्र नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं होती कि यार साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मे बी 10 साल लगेंगे, तो वेट नहीं होता। कोई ऐसी स्कीम हो जाए, आज लें, सुबह उठें तो अकाउंट में पैसा ही पैसा हो। ऑन दी अदर हैंड ज़मीन के पीछे रिस्क ले लेंगे। रियल इस्टेट में वो सोसाइटी अभी बनी भी नहीं है, ना उसके प्लॉट्स की कटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं है। एक बात है कि फ़लाना डेवलपर, फ़लाना बिल्डर एक सोसाइटी बनाने लगा, पागलों की तरह अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, सालों वेट भी करते रहेंगे, कोई नहीं बोलेगा फ़ाइल की वैल्यू उस टाइम क्या है। वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, ना उसके पीछे कोई उसके पीछे कोई कोलेट्रल नहीं, कोई चीज़ है नहीं जिसके बेस पे आपने वो पेपर लिया। अभी तो ज़मीन भी बहुत दफ़ा तो ऐसे होता है कि सोसाइटी ने ज़मीन परचेज़ ही नहीं की होती और वो फाइल्स पहले ही बिक चुकी होती हैं। वहाँ पे कर लेंगे, क्यों? फ़लाने को देखा था, उसने प्लॉट लिया था, उसको बड़ा फ़ायदा हुआ, फ़लाने को देखा था, वो देखो जी रियल इस्टेट से बड़ा अमीर हो गया। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से जो है ना फाइनेंशियल एजुकेशन मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलें, आपने तो माशाल्लाह मुझे पहले आइडिया नहीं था कि आपने फराज की भी ट्रेनिंग की थी। अब मैं आपसे ना दोनों के पर्सपेक्टिव से करूँगा। हाउ डू यू फाइंड द एनवायरनमेंट ऑफ डिलीवरिंग ए ट्रेनिंग? डू यू थिंक क्योंकि हमने तो डिज़ाइन ऐसे की हुई थी ना कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रोफेशनल्स, और अगेन जो एक चीज़ मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, इट्स ए पैसिव वे ऑफ मेकिंग मनी एज वेल। जिस तरह माशाल्लाह यू आर ए फुल टाइम प्रोफेशनल डूइंग ए जॉब, but you do have some earning as well, so you need to basically get those earning। जब पैसा उसको भी ऐसे काम पे लगाएंगे वो भी आपके लिए कुछ जनरेट कर रहा हो। सो ये जो पूरा का पूरा मॉडल जिस तरीके से पूरा ट्रेनिंग डिज़ाइन हुई थी, बोथ फॉर फराज एंड फॉर अमार एज वेल, हाउ हेल्पफुल दे वर? इन सिंपल वर्ड्स, एक्सट्रीमली हेल्पफुल। रीज़न, आप अगर अभी इंटरनेट के ऊपर जाएंगे ना, यू डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट। आप अगर लिखेंगे भी ना बिगिनर टू एडवांस कोर्स, वो स्ट्रक्चर एक इंस्ट्रक्टर का कुछ और स्ट्रक्चर होगा, एक इंस्ट्रक्टर का कुछ और स्ट्रक्चर होगा, एक बंदा कोई चीज़ मिस कर रहा है, एक बंदा कोई चीज़ मिस कर रहा है, आप नहीं सीख पाते। ऑन द अदर हैंड, इन ट्रेनिंग्स का क्या फ़ायदा है, इनके स्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा है? आपके पास लेक्चर आया, आपके हर लेक्चर एक, आप समझ लें वो लेवल्स के तौर पर डिज़ाइन किए हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स, देन वो वीक बाय वीक एडवांस लेवल पे जाता जाता है। आपने वीक में लेक्चर देखा, देन यू हैव द वीक टू डू द असाइनमेंट, टू डू प्रैक्टिस उन कॉन्सेप्ट्स की जो आपने अभी लेक्चर में सीखे थे। आपने उनकी प्रैक्टिस की, असाइनमेंट्स की, क्विज़ किया। नेक्स्ट वीक जब आपका लाइव सेशन हो गया, अब आपके पास एक मेंटोर जो कि उस इंडस्ट्री में ख़ुद भी काम कर रहा है, जिसके कहते हैं ना स्किन इन द गेम है। ऐसा नहीं है कि वो बंदा सिर्फ थ्योरेटिकल बात कर रहा है, आपके सामने वो मेंटोर या वो आपका इंस्ट्रक्टर बैठा हुआ है जो कि अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। आप उससे अपने जो है वो कंसर्न्स, अपनी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अपने पीयर्स के जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो हो सकता है कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई थी या आपके माइंड में नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन किसी आपके पीयर ने पूछ लिया, इंस्ट्रक्टर ने गाइड कर दिया, आपने एक नई चीज़ सीख ली। तो आई वुड से कि ये जो स्ट्रक्चर है वेरी हेल्पफुल, और यही स्ट्रक्चर है कि जो आपको विदाउट एनी नॉइज़ ज़ीरो टू एडवांस लेके जाता है। और इसमें जो प्रैक्टिकलिटी वाला एलिमेंट था, जैसा मेरे ख्याल में फराज के केस में भी हमने शायद एक डेमो एनवायरनमेंट दिया था, यहाँ पे भी एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे थे। अब दोनों डिफरेंट चीज़ है, लेकिन आई बिलीव दे डू गिव यू द कॉन्फिडेंस ऑफ गेटिंग इनटू द मार्केट विद सम सॉर्ट ऑफ एक एनवायरनमेंट आपको दिया था, तो उसकी हेल्प आपको मिल सकती है। डेफिनेटली उसकी रीज़न, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर अमार भाई का भी हमें उन्होंने कहा कि जी 1 मिलियन का वर्चुअल आपका पोर्टफोलियो है। जब हमने पोर्टफोलियो को मैनेज करना शुरू किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जब स्टार्ट में हमने सिर्फ म्यूचुअल फंड सीखे तो हमने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, देन हमने स्टॉक सीखा तो हमने म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, देन फाइनली हमने गोल्ड के बारे में सीखा तो हमने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को भी ऐड किया। जब आपने अपने पोर्टफोलियो की एडजस्टमेंट देखी, जब आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करते थे अगले वीक में जब नया लेक्चर आता था, तो आप देखते थे कि यार ये वाला मैंने एनालिसिस किया था इस वीक में, माइनर ही सही बट इसने परफॉर्मेंस तो दी है। तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, वो मैं अप्लाई अगर करूँ तो उसका मुझे फ़ायदा नज़र में आ रहा है। सिमिलरली अगर हम फराज भाई की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जो वो कॉन्सेप्ट हमें एनालिसिस का सिखाते थे, देन हम उसके चार्ट्स बनाते थे, देन उसको पब्लिश करते थे, और जब वो टारगेट हिट होते थे, ऑल्दो वो डेमो अकाउंट के ऊपर हिट हो रहे होते थे, बट आपको ये चीज़ एक कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, जो मैंने सीखा वो काम करता है, मेरा एनालिसिस कहाँ पे गलत है, कहाँ पे ठीक है। अगर कोई ट्रेड नहीं सही गई तो आपको पता होता था कि वो क्यों ठीक नहीं गई, नहीं पता होता था तो लाइव सेशन में फराज भाई खुद बताते थे कि यहाँ पे ये मिस्टेक थी। तो डेमो, पोर्टफोलियो, जो एनवायरनमेंट, आपकी असाइनमेंट्स, आपकी क्विज़ेस, हर चीज़ उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी ये बाकी सारी चीज़ें। ये सारे मिल के जो है ना वो एक पूरा पैकेज आपको बना के देते हैं। ये अमार वाले में पोर्टफोलियो 1 मिलियन कितना हो गया था बाय द टाइम द ट्रेनिंग फिनिश? अराउंड तकरीबन ये 11.5 लाख का हो गया था। 11.5 लाख, यानी ट्रेनिंग की कॉस्ट पूरी हो जाती है, मिलियन भी किया होता है। और ये बड़ी पता है ये 100 करने वाली, यानी इसमें तो कुछ भी नहीं करना। आपने मे बी वंस इन ए मंथ आप देख लोगे कि सही जा रहा है नहीं जा रहा। वंस इन ए मंथ फंड मैनेजर की रिपोर्ट आएगी, न्यूज़ पे वैसे ही पता चल जाए IMF ने आज ये कर दिया, आज इसने वो कर दिया। यू डू अंडरस्टैंड के वेयर योर इन्वेस्टमेंट इज़, हाउ हेल्पफुल दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ एक सुकून भी होता है ना कि जो मैंने किया रिगार्डलेस के मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, दिस इज़ समथिंग। इवन मुझे ना, मैं अपनी पर्सनल वैसे बताता हूँ, आई पर्सनली फॉर एग्जांपल सिस्टम, मुझे उनका मॉडल और वो कंपनी बेहतर लगती है। बाय द टाइम सिस्टम वेंट 500 प्लस तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया था ना कि शायद कुछ रह गया था ना, वो नीचे आता। तो अब सिस्टम नीचे है तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना कि ये चलो इधर ही रहे।
ताकि जो थोड़ी बहुत कसर थी ना वो। तो हाउ डू यू नाउ सी, जब भी कोई चीज़ होती है, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, तो कितना कॉन्फिडेंस है, कितना सुकून है आपकी लाइफ में वेयर यू कैन फोकस ऑन योर वर्क? मैं कहता हूँ वही बात है ना कि रात को सुकून की जो नींद है वो आती है। अगेन आप वाली बात है कि अब पहले होता था कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट करता था ना तो ख्वाहिश भी होती थी, दुआएं भी होती थी कि मार्केट ऊपर ही जाए। अब वाकई ऐसा लगता है कि यार थोड़ी सी नीचे आ जाए, थोड़ी सी और बाइंग कर लेंगे और हो जाएगा। सेकेंडली इस एनालिसिस के बाद, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने कोई कंपनी पिक की है, कोई स्टॉक पिक किया है या कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट की है, उसके पीछे रीज़न क्या था, आपने क्यों एग्जीक्यूट की। अगर तो वो ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जारी होती है ना तो आपको परेशानी नहीं होती। अगर वो स्टॉक जो आपने बाई की है अगर उसकी प्राइस नीचे भी जा रही है ना तो आप उससे पैनिक नहीं होते, परेशान नहीं होते। इंस्टेड यू फाइंड दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। मैं अपने जब दोस्तों में भी बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे पहली दफ़ा में यही सवाल पूछते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ, कोई टिप दे दो, कोई स्टॉक बता दो, कोई क्रिप्टो बता दो। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार मार्केट मैं नहीं चला रहा, देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। अगर तो मार्केट नीचे आएगी ना तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया और क्यों इन्वेस्ट किया। मैंने कहा ऑन दी अदर हैंड आपके पास सिर्फ एक ये रीज़न होगा कि अली ने कहा था इन्वेस्ट कर दो, ये तो मार्केट नीचे जा रही है, क्यों जा रही है ये नहीं पता, ये स्टॉक नीचे जाना, अली ने माल छुपा दिया हमें ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चिपका दिया मतलब। इसने आके जो पैसा डुबा दिया हमारा। तो इस वजह से अब जो है ना वो आपको सुकून होता है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ करना चाहिए, कहाँ से दूर रहना चाहिए। ऑल्दो वो पेपर के ऊपर आपको बहुत अच्छी लग रही होती है, लोग पैसा भी डाल रहे होते हैं, वो पंप भी हो रहा होता है, बट अगेन जब उसके फंडामेंटल्स ही ठीक नहीं है तो वो कहाँ तक पंप होगा। तो अब सुकून है। और मेरे ख्याल में ये अगर आप अपने एनवायरनमेंट में भी देखो ना, लोगों का पैसा है, ये नहीं कि पैसा नहीं है। एक तो वो शायद एफर्ट नहीं पुट करना चाह रहे सीखने के लिए, दूसरा उनको लगता है यार ये जो पैसा मैं लगा रहा हूँ ना इतने का तो मैं फॉर एग्जांपल बिटकॉइन ले लूँगा ना तो मुझे इसका नहीं इसका फ़ायदा है। समझ उनको ये नहीं आती है कि जो नॉलेज है ना ये आपको पता नहीं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। और ऑब्वियसली अब जैसा माशाल्लाह आप प्रोफेशनल हैं, यू शुड बी फोकस्ड ऑन बेसिकली अपस्किलिंग योरसेल्फ। यू शुड नॉट बी फोकस कि मैं सैलरी तो ले ही लूँ लेकिन मेरे पैसिव इनकम मुझे ज़्यादा रिटर्न दे। इट शुड बी यार मैं अपनी मशीन लर्निंग के बाद जो भी एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजी की उसको बेहतर करूँ ताकि मैं बेहतर ग्रो कर सकूँ। हाँ, मेरी एक्स इन्वेस्टमेंट जो मैं पैसिवली करना चाह रहा हूँ वो भी ग्रो करे, तो इवेंचुअली दोनों 5-6 साल बाद ऐसे लेवल पे होंगे विच आई थिंक इज़ आपको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम इंशाल्लाह जो आप अभी स्टार्ट करना, अभी भी माशाल्लाह इट्स जस्ट लाइक 5 years ऑफ योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने ये कंटिन्यू किया अगले 5 से 10 साल में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब शायद अभी जॉब आप इसीलिए भी कर रहे हो, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग गुड सैलरी एज वेल, लेकिन 10 साल बाद शायद जॉब आप इसीलिए कर रहे हो बिकॉज यू लाइक डूइंग दिस थिंग, ठीक है, और दिस इज़ योर पैशन विच यू आर डूइंग। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सैलरी विच वेयर यू आर बेसिकली ट्राइंग के मजबूरी के तौर पे जा रहे हैं। तो ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को समझना कि अभी हमारे लिए ना ऑफिस आना भी एक मजबूरी होती है। नहीं जाएंगे सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी क्यों चाहिए, क्योंकि घर चलाना है। तो वो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ना वो इतनी मैसिव है कि वो आपको आपकी अपनी चीज़ करने नहीं दे रही। मे बी समवन माइट बी गुड इन समथिंग डिफरेंट, लेकिन उसमें शायद फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं है आपको उसमें जाने का ना। आप घर कैसे चलाएंगे अगर आप वो करेंगे, तो वो आपको उसमें करेगी। अच्छा, आपकी तो एक फाइनल रिपोर्ट है, लेकिन बाय द टाइम हम जो आपका पोर्टफोलियो जिसकी अभी 11:30 हो गई थी उसमें कंपनीज क्या क्या सेलेक्ट की थी ना आखिर में, थोड़ा सा ब्रीफली उस हर कंपनी का बता दो जो आपने सेलेक्ट की हुई थी, क्यों सेलेक्ट की थी। देन आपकी फाइनल ईयर, एक तो हमारी फाइनल एक सबमिशन होती है ना, उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा, जो मैंने पोर्टफोलियो में, अगर मैं स्टॉक्स की बात करता हूँ तो मैंने जो स्टॉक्स पिक किए थे, क्योंकि अभी हमारे इंटरेस्ट रेट हाई हैं, वी आर इन द रेड जोन, तो जो मैंने स्टॉक्स पिक किए थे वो थे कि जो कि इस एनवायरनमेंट में या इस इकोनॉमी के फेज़ में हेल्प करते हैं, जिनको हम डिफेंसिव स्टॉक्स भी कहते हैं। उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की थी ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ। ऑयल एंड गैस में स्टार्टिंग में मुझे POL बहुत अच्छा लग रहा था, उसके फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने POL की, अमार भाई के साथ पोर्टफोलियो डिस्कस हुआ लाइव सेशन में। अमार भाई ने कहा अब मैं आपको जो अगला लेक्चर आने वाला है ना उसके बाद आपको समझ आएगा कि POL में ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड कंपनी बट एक उसमें मसला है उसके बिज़नेस के अंदर, ये आपको भी समझ में आएगा। जब देखा तो पता चला कि यार POL ओनली ऑयल के अंदर काम कर रही है और एक्सप्लोरेशन में तो पैसा लगा ही नहीं रही, जो कि इसका कोर चीज़ थी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हमारी पेट्रोलियम की बात करें तो वो ऑयल के अंदर भी काम कर रही है, गैस के अंदर भी काम कर रही है। सेकेंडली वो फर्दर एक्सप्लोरेशन के ऊपर पैसा भी लगा रही है। तो
ऑल्दो हर चीज़ आपको POL की अच्छी लग रही है, बट देयर इज़ अनदर कंपनी जो कि POL से बहुत ज़्यादा बेहतर है, विच इज़ मारी पेट्रोलियम। तो ऑयल एंड गैस में तो मारी पेट्रोलियम कितने का लिया था पोर्टफोलियो में? जब मैंने पोर्टफोलियो में लिया था तो उस टाइम उस टाइम तो ये पंप हो चुका था, अराउंड 2000 था। 2000 ₹2000 का? ये लोग सारे कह के 2000 का Exactly. कितना एक्सपेंसिव, ये तो बहुत महंगा स्टॉक ऐसे ले ही लिया है। आपने। क्यों 2000 महंगा ऐसे नहीं है सर, वो भी बता दे थोड़ा। अब 2000 क्यों महंगा नहीं है कि अगर आप ये देखें कि उसकी वैल्यूएशन अगर 2000 रुपये के ऊपर इस टाइम है, तो वो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो, या जिसको अगर हम बात करते हैं कि आप कितना पैसा, आपकी ये कंपनी ये पैसा कितने टाइम में आपको बना के दे रही है, या आपका ये पैसा कितने में बन रहा है, दैट इज़ फिनोमिनल। आप उसके अगर गेंस देखें, आप उसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें, तो ये कंपनी तो आगे और भी ग्रो करेगी। और अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें, या जिसको हम कहते हैं ना कि ये तो अभी सरफेस वैल्यू पे हमें नज़र आ रहा है कि ये 2000 रुपये का, लेकिन अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इट हैज़ अ लॉट मोर पोटेंशियल टू गो। क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आपने वैसे आइडेंटिफाई की इसकी? हमारी पेट्रोलियम की इट वाज अराउंड 5000 समथिंग। 5000 समथिंग, तो यानी 150% कभी भी अभी भी पोटेंशियल इसके अंदर पोटेंशियल है। 40 अरब रुपए का आई थिंक बिजनेस करती थी 2018 में, तो और सेल्स थी इनकी अब 140 अरब रुपए पे चली गई है। आज से 5 साल पहले ये 1500 का था, आज ये 2200 का है। प्राइस टू अर्निंग उस वक्त शायद 10-11 थी और आज 3 से 4 के ऊपर है। ये छोटा सा स्नैपशॉट है इसका। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगेन वो हम स्पेशली पाकिस्तानी एक मेंटालिटी ये भी होती है कि हम स्टॉक की प्राइस को सिर्फ देख रहे होते हैं कि वो सस्ता है, वो कि महंगा सस्ता है। अगर कोई स्टॉक फॉर एग्जांपल 2 रुपये का है तो हमें वो अच्छा लग रहा होगा, इंस्टेड ऑफ कि अगर कोई 200 रुपये का है तो वो हमें ख़राब या महंगा लग रहा होगा। हाँ। तो ये एक मेंटालिटी है जो हमें सही करने की ज़रूरत है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बैंकिंग साइड पे बात करता हूँ तो मीज़ान बैंक, और अगर मैंने सीमेंट में कुछ नहीं डाला था क्योंकि अगेन वो सिक्लिकल की साइड पे था। मीज़ान बैंक था, मारी पेट्रोलियम था, इसके अलावा जो मैंने लिया था फर्टिलाइज़र में लिया था एफर्ट। अच्छा, स्टार्ट में मैंने लिया था फातिमा फर्टिलाइज़र, अगेन उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन अगेन अब ये चीज़ है ना कि अगर हम सिर्फ चार्ट्स को देखें या सिर्फ हम उसके नंबर्स को देखें ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होती हैं, बट उन चीज़ों के पीछे की हकीकत नहीं समझ में आ रही होती। जब फातिमा फर्टिलाइज़र लिया था, अगेन अमार भाई ने बताया कि यार फातिमा फर्टिलाइज़र जो है ये आपके केमिकल है डैब, उसकी प्राइस के ऊपर बड़ी डिपेंडेंट है। प्राइस इंटरनेशनली गिरेगी, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाएगी। वो इंक्रीज़ होगी तो ये इंक्रीज़ होगी, दैट मीन देयर इज़ अनदर एक्सटर्नल फैक्टर जो कि बड़ा हैविली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। तो ऑल्दो ये स्टॉक तो बहुत अच्छा लग रहा है, परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहा है, सारे फैक्टर्स भी पूरे कर रहा है, बट मे बी देयर इज़ अनदर कंटेंडर जो इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र को लेने की जो मेरे रीज़न थी वो ये थी कि एक तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, इसका प्रॉफिटेबिलिटी इसकी अच्छी थी, नेट मार्जिन इसके अच्छे थे, बट जो कि मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि एंग्रो जो है वो एक जॉइंट है, कॉन्ग्लोमरेट है, फर्टिलाइज़र के पीछे भी वही है, तो अगर तो कोई इसके अंदर मसले आते भी हैं ना, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैकिंग जो इसको संभाल सकती है। एंग्रो तो हम हर जगह देख रहे हैं, हमने एंग्रो की सक्सेस भी देखी, दैट शोज़ कि एंग्रो की लीडरशिप बहुत अच्छी है अगर एंग्रो की सक्सेस देखी जाए। तो अगेन फर्टिलाइज़र में एंग्रो फर्टिलाइज़र को चूज़ करने की रीज़न मेरे पास जो है वो ये थी। ठीक है, आईटी नहीं लिया था कोई आपने? नहीं, फ़िलहाल आईटी नहीं लिया था, फ़िलहाल मैंने सिर्फ 4 स्टॉक्स लिए थे, उसमें मारी था, मीज़ान बैंक था, एंग्रो फर्टिलाइज़र था, एंड पावर सेक्टर में हपको था। अच्छा, आपको भी लिया था। और ये माशाल्लाह इनमें से तो 3 तो चले ही हैं अभी बुलिश वाले साइकिल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर मैं वैसे बात करूं, आपने एक फ़ाइनल रिपोर्ट भी सबमिट की थी, वो थी पाकिस्तान केबल के ऊपर। इफ़ यू वांट तो ये रिपोर्ट वैसे आप देख लो, अगर आपने थोड़ा सा इसको स्किम थ्रू करना है, ताकि थोड़ा सा ना ब्रीफली लोगों को बताना है। मैं अगेन लोगों को बताने का मकसद ये है सारा कि अली केम विद नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड। ये जो बातें अभी आप देख रहे हैं, इवन ये भी पता होना कि 2000 की चीज़ इतनी महंगी नहीं है और एंग्रो क्यों अच्छी कंपनी है या क्या है, दिस रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ स्किल्स, और ये स्किल्स इन्होंने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ही सीखी है। और एक अच्छी चीज़ ये है ना कि इन्वायरमेंट में क्योंकि मल्टीपल लोग सारे आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे डाइवर्स बैकग्राउंड से, एंड दे इट बेसिकली हेल्प देम एज वेल कि फॉर एग्जांपल समवन एल्स माइट हैव डन सम एनालिसिस, वो शेयर कर रहे होते हैं और उससे सबका बेनिफिट होता है। तो अगर ब्रीफली हम पाकिस्तान केबल्स जो कि इनको फाइनल प्रोजेक्ट दिया हुआ था उसके ऊपर थोड़ा सा बता दो कि बिज़नेस क्या करता है, क्या बेनिफिट है, क्या आपका इस पर टेक है। अगेन दिस इज़ नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, अली ने
जो इनकी रिपोर्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा. दिस इज़ जस्ट फॉर द पीपल हु ईदर आर इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान केबल कि कैसे इसको देखना चाहिए, और दोज हु आर बेसिकली सीकिंग कि ये होता कैसे है, व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस बिहाइंड डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. होता क्या है ना कि हम ब्रोकर की ऐप में जाके टिकर की बेस पे तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट देयर इज़ नो होमवर्क विच वी डू बिफोर द इन्वेस्टमेंट. तो ये उसके लिए था कि हाउ यू नीड टू बेसिकली अंडरस्टैंड. सब्ज़ी लेने के लिए तो हम एकदम पूरे रिसर्च करके जाते हैं किस मार्केट में सस्ती मिल रही है, क्यों मिल रही है, लेकिन जब हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो सिर्फ टिकर के ऊपर ही हम उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. सो लेट अस हियर ए ब्रीफ अबाउट पाकिस्तान केबल. जी अली. ओके, सो जो मेरी फाइनल रिपोर्ट थी वो पाकिस्तान केबल्स के ऊपर थी. तो अगेन एज अ नेम सजेस्ट कि एक कंपनी है जो कि केबल्स बनाने में काम करती है. अब अगर हम इस कंपनी की बात करें तो 1953 से है. दैट मीन्स कल की कंपनी नहीं है. इसने बहुत लंबा टाइम गुजारा है पाकिस्तान की इकॉनमी में एंड स्टिल स्टैंडिंग. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस. अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशो की भी बात करें तो वो 9 से डिक्रीज़ होकर अब अराउंड 6 आ गई है, विच इज़ वेरी गुड. हम इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, कोविड में थोड़ा सा 2020 में जो ईयर था उसमें थोड़ा सा इसको हिट लगा था, बट इसने वहाँ से बहुत अच्छा बाउंस बैक लिया. इसके अगर आप जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वेरी गुड. अगर आप इसके स्टेबिलिटी फैक्टर्स देखें वेरी गुड. मेरा जो इसके ऊपर टेक था, जिसकी वजह से मैंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि आई वुड गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट अभी मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट नहीं करूँगा. द रीज़न इज़ अमार भाई एक बात बोलते हैं, कैश इज़ द किंग. इस कंपनी को अभी फ़िलहाल थोड़े से जो है वो कैश फ्लोज़ के इश्यूज़ हैं. मैंने इसकी रिपोर्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जाके देखी हैं. इन्वेस्टमेंट ये लोग थोड़ी सी इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी इंक्रीज़ भी की है, बट जो इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसका रिटर्न इनको उतना अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से इनके कैश डिक्रीज़ हुए हैं. थोड़े से इनके एक्सपेंडिचर भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से ऑल दो इसके सारे फैक्टर्स तो अच्छे हैं, बट जब तक इसका कैश का फैक्टर, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इसका कैश साइकिल भी इट्स नॉट इन दैट गुड शेप. तो मैं फ़िलहाल इसको लॉन्ग टर्म के लिए तो सोच सकता हूँ, बट शॉर्ट टर्म के लिए इसको मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा. इज़ दिस डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट लेड थिंग्स एज वेल? यस, इसकी एक यूके बेस्ड कंपनी के साथ, यूके की कंपनी के साथ इसकी एक पार्टनरशिप भी थी. तो अगेन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अगर तो देखा जाए तो अगर मैं मोस्टली बात करूँ तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी. हो सकता है कि कोई एक ऐसा इन्वेस्टर हो जिसके लिए कैश इतना मैटर ना करता हो, उसको लगता हो कि यार इसके अंदर अगर ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा अच्छा है या स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा अच्छी है तो आई विल गो फॉर दिस कंपनी. he or she is more than welcome to do that. But for me personally cash flow is something very important. इसके कैश फ्लोज मुझे इतने बेहतर नहीं लगे. इसके जो कैश की सिचुएशन थी, जो इनके जिसको हम कैश इन हैंड कहते हैं, वो मुझे इतना कोई ख़ास लगा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने अपनी रिपोर्ट में भी रिकमेंडेशन में यही कहा था कि आई विल अवॉइड इन द शॉर्ट टर्म but might go for that in the long I think Hamna talked very good about you as well. She is reviewing the report and she suggested as well. वो इसीलिए मैंने इसको रखा था ताकि हम उसको बना सके. अच्छा, going forward, एक आपने पहले बात की थी where you talked about कि you created your own scoring model for crypto as well. और क्रिप्टो को थोड़ा सा ब्रीफली अगर कर दें कि व्हाट डू यू थिंक, कैसे वो मॉडल आपने बनाया, क्या चीज़ें देखनी चाहिए. लोग काफ़ी क्रिप्टो में भी आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. हाउ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग हेल्प यू इन बेसिकली मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन देयर एज वेल? ओके, सो बेसिकली अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं ना, तो पर्सनली आई बिलीव क्रिप्टो इज़ द फ्यूचर. द रीज़न इज़ कि जिस तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आज या कल हमें इस तरह के सोल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा. क्रिप्टो में जो इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि अगर हम स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो जब वहाँ पे कोई कंपनी लिस्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरती है. अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ों को, इट्स लाइक कि वो कंपनी बिल्कुल अपनी सारी बुक्स खोल के रखती है, SEC से अप्रूव होती है एंड देन वो जाके रजिस्टर होती है. तो अगर हम क्रिप्टो और स्टॉक एक्सचेंज का आपस में कंपैरिजन करें तो स्टॉक एक्सचेंज में तो रिस्क ना होने के बराबर है एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो. क्रिप्टो में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि अगेन पाकिस्तानियों की एक मेंटालिटी पाकिस्तान में ये है कि ओवरनाइट जो है वो वेल्थ चाहिए, तो वो उस चीज़ को सीखते नहीं है कि कौन सी क्रिप्टो क्या है. किसी बंदे ने कह दिया कि ये वाला कॉइन अच्छा है, बाय करना है, बाय कर लिया. क्यों करना है नहीं पता, क्यों नहीं करना ये भी नहीं पता, कब करना है ये भी नहीं पता, और कब निकलना है ये भी नहीं पता, कि आज किसी ग्रुप वाले ने कह दिया था. यहाँ पे आई वुड टेक अ मोमेंट, एक चीज़ मैं सरमाया की जो अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2021 से क्रिप्टो को फॉलो कर रहा था, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में भी था. एक चीज़ जो मुझे सरमाया प्लेटफॉर्म में अच्छी लगी, जो कि मुझे और किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आई, अगर हम किसी भी ग्रुप में जाते हैं ना, वो ग्रुप का एक मोटो ये भी होता है कि वो दूसरे ग्रुप्स को नीचा दिखा रहे होते हैं. फ़लाने की प्रेडिक्शन गलत हो गई, फ़लाने ने ये कर दिया, हम उससे बेटर हैं, हमारा ये हमारा वो. सरमाया नेवर टॉक्स अबाउट एनी अदर ग्रुप.
कोई और ग्रुप अगर किसी भी स्पेस में काम कर रहा है, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, ज़्यादातर लोग ना दे क्रिएट देयर ओन ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग तो साइड पे रह जाती है, देन दे कम टू द सिग्नल और सिग्नल पे ही गेम चल रही होती ऐसे है। ही अगर आप हमारा देखो, हम लोगों को एफर्ट करते हैं इवन ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एज वेल, वी नेवर टेल एनीवन हाँ कोई किसी ने कहा ये क्या लग रहा है फराज भाई या अमार भाई, ये हो हाँ ये ठीक लग रहा है इसके ऊपर, दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी या जो हम एक एनवायरनमेंट बाय द टाइम 15 वीक्स हो जाते हैं, पीपल थिंक कि वी प्रोवाइड सिग्नल सर्विस आफ्टर, लेकिन इट्स एन ऑपोजिट। अगर आप अभी भी देखो हो क्या रहा है ना, हो ये रहा है कि हम एफर्ट करते हैं लोगों के ऊपर कि लोगों को खुद एनेबल हो और ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ पे दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द कंटेंट देमसेल्फ, वी आर बेसिकली ऑन द रिसीविंग एंड। एग्जैक्टली कि मुझे पता है अली भाई ने बड़ा ज़बरदस्त कोर्स किया है, हमारी पेट्रोलियम ले लिया है, इनकी रिपोर्ट आई है पाकिस्तान केबल पे, वाई आई नीड टू बेसिकली अगेन डू द सेम थिंग। एक पूरे सेट प्रोसेस से गुजर के आके इन्होंने एक वो दी है। मैं तो पता है मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करता हूँ, जब आप ग्रेजुएट होते हो ना आप, मैं सारे के ना पोर्टफोलियो में देख लेता हूँ, मारी पेट्रोलियम, मीज़ान बैंक सिस्टम, मारी पेट्रोलियम, मीज़ान बैंक, आपको उसमें से 3-4 तो मेरी, मैंने कहा यार इस बैच में भी इन्होंने कहा अभी क्योंकि ये लेटेस्ट वाले आ जाते हैं कीप होल्डिंग दिस कंपनी बिकॉज इन्होंने रिसर्च करके कुछ की होगी। इवन सरमाया जो फराज की ट्रेनिंग के बाद अभी भी आप जो देख रहे होते हो, अभी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए अभी, नेवर एवर आई हैव सीन एनीवन टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल थिंग एज वेल, फॉरगेट अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग। वी हैव बेसिकली मेड द मैकेनिज्म जहाँ पे हम लोगों को रिवॉर्ड देते हैं ऑन द बेसिस के व्हाट वाज देयर परफॉर्मेंस। तो एक ना प्रॉब्लम क्या होता है कि अब आप प्रोफेशनल हो, आपके लिए चार्ट्स बनाकर ये करना, यू माइट नॉट हैव टाइम, बट देयर इज़ ए कम्युनिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यही काम कर रहे हैं, एंड देन देयर इज़ ए रिवॉर्डिंग सिस्टम एज वेल। यार जो आप एफर्ट कर रहे हो ना सिर्फ आप खुद भी बेनिफिट ले रहे हो, आपके साथ वाले भी बेनिफिट ले रहे हैं, एज ए प्लेटफॉर्म वी आर ऑल्सो गिविंग यू ए बेनिफिट कि आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। सो एक्चुअली इट्स एन ऑपोजिट। हम बहुत कम, यानी 100% में से है ना तो हमारे शायद 10 to 15% ही इनपुट होगी, 85% इज़ ड्रिवन बाय द कम्युनिटी इटसेल्फ। तो ये सेल्फ एनेबलमेंट का ही बेनिफिट है कि वेयर एक तो डिसेंट्रलाइज हो गया है, एक सिंगल पर्सन पे डिपेंडेंसी नहीं है, हर बंदा डिफरेंट एसेट के ऊपर लगा हुआ है और हर बंदे की उसके ऊपर हमने एक रिवॉर्डिंग सिस्टम बनाया हुआ है, उसके ऊपर हम सारी कम्युनिटी को कहते हैं यार ये बंदे ने ना पिछले महीने में बड़ा अच्छा काम किया। अगेन दिस इज़ जस्ट 3 months ओल्ड, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 से 4 महीने हुए हमें, लेकिन आई होप कि ये जब थोड़ा हम आगे जाएंगे इट विल बी ए वेरी मैच्योर सिस्टम। जी सॉरी अब आप ऐसे ही अभी कल भी जैसे आई थी कि जो लास्ट मंथ के टॉप परफॉर्मर्स थे, तो अगेन जैसे मैं देख रहा था उसमें बहुत सारे ऐसे भी नाम थे जो मेरे साथ मेरी बैचमेट्स थे फराज भाई के लेक्चर में। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक दूसरा ये होता है कि जब आप इन्हीं लोगों के साथ आपने ट्रेनिंग्स ली होती हैं, इन्हीं के साथ आपने डिस्कशन की होती है, तो आपने अपनी जर्नी भी की होती है और आपने अपने साथ इनकी जर्नी भी देखी होती है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है। और आपको भी पता है, अगेन आप वाली बात है कि अगर आप प्रोफेशनल हो, आपके पास टाइम नहीं है, बट आपको पता है कि यार जो चीज़ आपने सीखी है ये वही चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कहते कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। अगर कोई वहाँ पे अपना चार्ट पोस्ट भी करता है तो वो उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल लिखता है कि मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ से बाय करना है, तो आपको वही पढ़ के समझ में आ जाता है क्योंकि आपने ट्रेनिंग्स भी ली होती है। ऑन टॉप ऑफ इट एक और चीज़, क्योंकि सारे ग्रेजुएट होते हैं तो कोई ये नहीं कहता यार आपने ये सपोर्ट क्या होता है ना, सपोर्ट के बारे में बताएं, क्योंकि 4 महीने में हमने वो मेहनत कर ली है। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एक्शन हैपनिंग इन द रियल मार्केट्स रादर देन अगेन गोइंग बैट के इसको किस तरह करना है। चले सॉरी आप कंटिन्यू। जैसे अब कल क्रिप्टो में रूहुल्ला भाई का भी नाम था। अगेन जब मुझे कभी ज़रूरत होती है तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, हम तो ना डिस्कस भी कर लेते हैं, वो मुझे हेल्प भी कर देते हैं। अच्छा, अब जब क्रिप्टो के मॉडल की बात कर रहा था तो देखें, सबसे पहले तो एक और हमारे अंदर ना बड़ा एक कॉन्सेप्ट गलत है कि हम क्रिप्टो करेंसी को ना करेंसी के वर्ड से इसको करेंसी के तौर पे डील करना शुरू कर देते हैं। हम समझते हैं ये डिजिटल पैसा है, जबकि अगर देखा जाए तो ये सिर्फ डिजिटल पैसा नहीं है। एवरी क्रिप्टो करेंसी एक्सक्लूडिंग मीम कॉइन्स या ये जो आजकल डॉज, शिबा, जिनके पीछे कोई यूज़ केस नहीं है, इनको अगर हम साइड पे रखें तो ऑलमोस्ट एवरी कॉइन इज़ बेसिकली अ प्रोजेक्ट। इट्स अ कंपनी जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, एक कंपनी है जिसका कोई ना कोई यूज़ केस है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी क्रिप्टो को आइडेंटिफाई करना है तो हमें ये देखना है कि उसका यूज़ केस क्या है, क्या वो यूज़ केस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट मशीन लर्निंग में है, मैं एक IT बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मुझे AI रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज़ का यूज़ केस समझ में आता है। मुझे ऑरेकल बेस्ड जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जो स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं या जो फाइल शेयरिंग प्रोवाइड कर रही है, ये यूज़ केसेस मुझे समझ में आते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व की जाती है। जैसे इसी मेरे स्कोरिंग मॉडल की जो एक पिक थी, उसका नाम था रेंडर। अभी इस टाइम जब मैंने उसको पिक किया था इट वाज अराउंड 0.9, अभी वो 4.7 को टच करके आई है।
विद इन 2 months, 2.5 months। अब रेंडर को पिक करने की रीज़न क्या थी? मैं क्योंकि मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, हम मॉडल्स की ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आता है GPU की रिसोर्सेज। आपको ग्राफिक कार्ड्स चाहिए होते हैं। रेंडर क्या कर रहा था? रेंडर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था जिसमें आप पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूटेड ग्राफिक कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं टू ट्रेन योर ओन मॉडल्स। अब बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे लिए एक बड़ी गेम चेंजिंग सिचुएशन थी कि यार मैं रेंडर टोकन पे करके, रेंडर टोकन में ग्राफिक कार्ड की फ़ी पे करके मैं एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज़ कर सकता हूँ जिसमें मुझे जितना मर्जी ग्राफिक कार्ड चाहिए मैं ले सकता हूँ, बहुत चीप एज़ कम्पेयर टू द क्लाउड सोल्यूशंस जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जैसे AWS हो गया या गूगल क्लाउड हो गया। ये चीज़ मुझे समझ में आई। फिर अब मैंने देखा कि यार एक और चीज़ ये होती है कि अगर आप उस कॉइन के ऊपर रिसर्च करें ना, तो उन्होंने अपना गिटहब दिया होता है। गिटहब बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जब कोई भी कंपनी, क्योंकि ये सारी डिजिटल कंपनीज हैं, दैट मीन्स इन सब का कहीं ना कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर बना रही हैं या कोई भी चीज़ बना रही हैं, तो उनका सारा जो उनका काम है वो उस गिटहब के ऊपर पड़ा होता है। तो आप ये देखते हैं कि यार ऑल्दो अभी मार्केट जो थी वो 2021 के बाद से बड़े डाउनफॉल में जा रही थी, एक बेयर मार्केट में जा रही थी। लेकिन आप ये देखें कि ऑल्दो कंपनी मार्केट परफॉर्म नहीं करी, लेकिन वो कंपनी कंटिन्यूसली अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है। कंपनी कंटिन्यूसली अपनी मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही है, कंटिन्यूसली कोई ना कोई नई चीज़ वो डेवलप कर रही है। वो आपको पता चल जाता है उसकी गिटहब के ऊपर से कि लास्ट टाइम वो अपडेट कब हो रही है। सो दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन कि यार ये लोग कहीं भागे नहीं हैं, या ये कंपनी या ये जो प्रोजेक्ट था ये फ्लॉप नहीं हो गया, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। फिर एक और चीज़ आप ये देखते हैं कि यार कोई भी अगर कॉइन है तो उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, दैट मीन्स कि वो दुनिया में होंगे कितने। ठीक है, अगर तो वो अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ करना चाहूँगा कि जैसे अगेन वही मेंटेलिटी आ जाती है कि अगर कोई कॉइन आता है ना जो कि $0.0000001 का होता है, तो हम लोग उसको अगर $100 का लेते हैं ना तो वो लाखों अरबों कॉइन मिल जाते हैं। एंड हम ये सोच सोच के खुश होते हैं कि यार ये किसी तरीके से $1 पर आ गया ना, गेम बन जाएगी, सारी ज़िंदगी काम ही नहीं करना पड़ेगा, कमर्शियल प्लॉट। जबकि आप अगर उसको फंडामेंटली देखें तो आपको पता चलेगा कि यार इस कंपनी का $1 पर जाने का कोई चांस ही नहीं है। इसको जितना मार्केट कैप चाहिए होगा कि वो अपनी प्राइस को $1 पर लेके जा सके, इतना पॉसिबल ही नहीं है। तो आप वो देखते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि यार अगर टोटल सप्लाईज़ की इतनी है तो इस टाइम सर्कुलेशन में कितनी है, क्योंकि जैसे अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो जब हमारे पास कोई कंपनी हमें बोनस शेयर देती है तो फॉर द टाइम बिंग उसकी प्राइस तो डिक्रीज़ होती है ऑन द चार्ट्स, नॉट वैल्यू की टर्म्स में नहीं, प्राइस की टर्म में आपकी वो डिक्रीज़ होती है। सिमिलरली इसमें टोकन्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अनलॉक हो रहे होते हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। उन्होंने अपने एक साइकिल्स बनाए होते हैं कि अनलॉक हो रहे होते हैं। दैट मीन्स कि अगर तो अभी इसमें अनलॉकिंग बाकी है, दैट मीन्स फ्यूचर में जब वो अनलॉक होंगे इसकी प्राइस नीचे आएगी। तो ये चीज़ आपको अवेयर होना चाहिए कि आपको ये पता है कि यार ये जो इसकी प्राइस नीचे आ रही है, ये प्राइस फंडामेंटली नहीं नीचे आ रही, ये प्राइस नीचे आ रही है क्योंकि नए टोकन अनलॉक हो गए, मार्केट में नई सप्लाई इसकी आ गई है। ये चीज़ आपने देखी। फिर आपने देखा कि इसका ट्विटर एक्टिव है कि नहीं है। ट्विटर एक्टिव होने के बाद आपने देखा कि क्या ट्विटर के ऊपर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं कर, मतलब लोगों को पता भी है कि ये कॉइन क्या है और क्यों है। जब आपने ये चीज़ें देखी तो आपने ना हर किसी को एक स्कोरिंग मॉडल दे दिया। जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैंने जो अपने फैक्टर्स रखे हुए हैं, अगर मैं उनके सिर्फ आपको नाम लूँ तो उसमें मैं देखता हूँ कि ये कैटेगरी कौन सी है, इसका यूज़ केस क्या है, इसके कंपेटिटर्स कौन से हैं, क्या इसका गिटहब एक्टिव है, क्या इसका ट्विटर एक्टिव है, क्या ये कंपनी ऑडिट हो चुकी है। अगर तो एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो ऑडिट हो चुका है, दैट मीन्स कि इसके फाइनेंशियल्स जो हैं वो एक थर्ड पार्टी ने वेरीफाई कर लिए हैं। अब फ्रॉड के चांसेस ना होने के बराबर हैं। ऑल्दो अगेन कोई भी कंपनी कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है, बट ना होने के बराबर इस सेंस में होंगे क्योंकि अब एक थर्ड पार्टी ने एक अकाउंटेबिलिटी इसकी हो चुकी है। फिर आप देखते हैं कि इसकी टोटल, मैं देखता हूँ कि इसकी टोटल सप्लाई डिफाइंड है कि नहीं है। ये तो नहीं है कि उन्होंने बताया ही नहीं कि हम इसको फ्यूचर में कितने बना सकते हैं, तो कभी बनते ही जाएँ, इसकी तो सप्लाई डिमांड वाला कभी सिचुएशन ही ना आ सके। फिर मैं देखता हूँ ये सर्कुलेशन में कितने हैं। फिर मैं देखता हूँ इसका मार्केट कैप कितना है। अगर तो मार्केट कैप कम है, दैट मीन्स कि इट हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो, बट अगेन इट हैज़ मोर रिस्क। क्या पता लोग इसको अडॉप्ट ही ना करें क्योंकि अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो मैं देखता हूँ। एंड देन अगेन मैंने एक काफ़ी मेहनत करके भी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉम्प्ट है जो चैट जीपीटी के लिए बनाई है, जिसमें मैं वो उसको देता हूँ। देन मैं उसको प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ, एंड देन वो मुझे उसमें स्कोरिंग करके देता है कि इसका गवर्नेंस मैकेनिज्म कैसा है, इसके टोकनॉमिक्स किस किस्म के हैं, कौन सा यूज़ केस सॉल्व कर रहा है, हर चीज़ का वो मुझे स्कोर बना के देता है। एंड माई क्राइटेरिया इसके, इफ़ द स्कोर इज़ अबव 70
then I would consider this company. ज़बरदस्त। जिस तरह एक कंपनी जिस तरह पाकिस्तान केबल सेल द केबल टू जनरेट द रेवेन्यू, अगर मैं रेंडर की वैसे बात करूँ, सो यू बेसिकली पेड द मनी टू गेट द टोकन टू यूज़ उनका डिस्ट्रीब्यूशन का वो, एंड इज़ देयर एनी सॉर्ट ऑफ जिस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी आती है, हाउ डू यू नो कि रेंडर पे इतने ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें एंड व्हाट रेंडर हैज़ एक्चुअली मेड? ओके, सो बेसिकली होता ये है कि अगर हम अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की बात करें ना, अगेन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की स्क्रीनिंग उस मैं कहूँगा स्ट्रिक्ट वे में नहीं होती जिस केस में स्टॉक एक्सचेंज की होती है। तो अगर हम किसी रेंडर के प्रोजेक्ट की फॉर एग्जांपल बात करें तो देयर इज़ वन थिंग विच इज़ नोन एज वाइट पेपर। वाइट पेपर में उस कंपनी का पूरा प्लान, कंपनी क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या कर रही है, क्या कर चुकी है, क्या करने वाली है, आप वो देखते हैं। देन आपको इसके प्लेटफॉर्म की यूजेज वही कंपनी की वेबसाइट से भी पता चल जाती है कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। आपको ट्विटर से भी पता चल जाती है कि अगर ये कंपनी है जिसके ट्विटर के ऊपर 2-3 लाख लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और डेली उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपको 24 आवर्स वॉल्यूम भी आप देखते हैं कि वॉल्यूम अगर आ रहा है, दैट मीन्स कि लोग इसको एक्टिवली इसमें ट्रेड कर रहे हैं, लोग इसको एक्टिवली कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने पैसों से रेंडर के टोकन्स तो ले लिए। अब ये तो बात होगी ट्रेडिंग के हवाले से। ऑन द अदर हैंड, अगर इफ़ एनी वन इज़ यूजिंग रेंडर्स प्लेटफॉर्म जिसको GPU चाहिए, तो वो जो उसकी फ़ी पे करेगा वो अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेंडर्स टोकन होगी, वो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर नहीं होगी। और वो आप बाय करेंगे, वो आप बाय कर रहे होंगे और वो आप उसी को यूज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। So तो अब यूज़ केस है, यहीं पे इसका एक यूज़ केस आपके सामने मेन आ गया। लेकिन अब आपको ये पता चल गया कि यार ये जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये बहुत एक ह्यूज प्रॉब्लम है जो कि लोग करेंगे आगे जाके, लोगों में अडॉप्शन इसकी बढ़ेगी। तो सिमिलरली जैसे एक और कॉइन था, उसका नाम था कोल्ड स्टैक, जिसको मैंने देखा तो कोई मेन स्ट्रीम इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। अगेन ये क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, बट इट इज़ एन एग्रीगेटर। ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स को एक जगह पे ला के उसके ऊपर जो है वो आपको स्टोरेज सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो जब मैंने इसको देखा था तो ये अराउंड 0.06 था, 0.06 0.05 था, एंड विद इन 2 मंथ्स ये अभी कल जब मैंने देखा था तो ये ट्रेड कर रहा था 0.36 के ऊपर। अच्छा। तो अब ऑल्दो इसका मार्केट कैप बहुत कम था, बड़ी रिस्की अभी भी मार्केट कैप इसका बहुत कम है, बट अगेन ये वो यूज़ केस था जो मुझे समझ में आ रहा था। अब अगर इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है और ये नीचे जा रहा है तो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने क्यों इन्वेस्ट किया था। और वो आपके मॉडल पे 70 से ऊपर ही आ रहा है, वो 80 से ऊपर। अच्छा, 80 से मुझे बहुत अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने उसका नाम भी लिया। ये सारे प्रोजेक्ट्स ना आपको बाइनेंस पे नहीं मिलते ना, ये आप कहाँ से, आप क्या प्रोसेस क्या होता है? अगर आपने पहले तो रिसर्च करनी हो, फिर आपने आइडेंटिफाई करना हो, फिर आपने लेने हो, तो क्या तरीका? ये एयर ड्रॉप वगैरह भी करते हैं ना शुरू में? एयर ड्रॉप वगैरह भी करते हैं। एयर ड्रॉप इज़ बेसिकली वो कुछ आपसे टास्क करवाते हैं। अच्छा, वो टास्क क्यों करवा रहे होते हैं? वो टास्क बेसिकली इस वजह से करवा रहे होते हैं, इट्स मोर लाइक मार्केटिंग, कि वो आपको कहते हैं कि यार आपने हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे कहते हैं कि जो हमारा टेस्ट नेट है या जो हमारा मैकेनिज़्म है आप उसको टेस्ट करो, ठीक है, तो हम आपको उसको टेस्टिंग का रिवॉर्ड देंगे। अगेन आपको एयर ड्रॉप की सूरत में मतलब फ्री के टोकन्स आपको मिल गए। कुछ कंपनीज आपको कहती हैं कि जैसे आप हमारा जो है वो ट्विटर फॉलो करो, हमारा डिस्कॉर्ड भी फॉलो करो, आप वो भी करो, तो आपको हम एयर ड्रॉप देंगे। तो एयर ड्रॉप तो ये होता है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जैसे स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ टर्म विच इज़ नोन एज IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिमिलरली क्रिप्टो के अंदर ICO होता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अब होता ये है कि कुछ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड इन द सेंस कि वो एक्सचेंज नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर इनका ICO होगा, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग होगी, जिसमें ये आपको अगेन वो जिस ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहे होंगे आपको वो ब्लॉकचेन के टोकन्स भी चाहिए होंगे, एंड देन आप वो बाय करेंगे। देन इवेंचुअली जब ये अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू कर देंगे, ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरफ आएंगे, जिसमें अगर हम देखें तो बहुत, अगर हम ऐसी एक्सचेंज की बात करें जिसमें आपको बड़े अच्छे कॉइन्स मिलेंगे जो अभी मेन स्ट्रीम पर नहीं आए, उसमें KuCoin है, MEXC है। अगेन दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं किसी एक्सचेंज को एंडोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि एक्सचेंज इज सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इज़ लाइक अ कंपनी। हमने अभी देखा FTX के साथ क्या हुआ, हमने देखा बाइनेंस के ऊपर केस बना। एंडोर्स किसी एक्सचेंज को नहीं कर रहा, लेकिन अगेन कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर आपको अर्ली कॉइन्स नज़र आ जाते हैं, देन आप वहाँ पे उसको बाई करते हो, और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी अडॉप्शन बढ़ती है, वो और ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना शुरू होता है, तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? कि उसमें नए इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। हर बंदा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बाइनेंस क्योंकि वर्ल्ड वाइड बड़ी पॉपुलर है, तो जब कोई कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है ना, तो वो उसका एक ट्रस्ट फैक्टर वैसे ही लोगों के जहन में इंक्रीज़ हो जाता है कि यार कि अगर ये बाइनेंस के ऊपर आ गया, दैट मीन्स कुछ तो बात है इस कॉइन के ऊपर।
तो जब तक वो बाइनेंस पर आता है कि जिसने बहुत अर्ली उसमें बाइंग की होती थी वो तो उस टाइम वहाँ पे एग्जिट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि जब बाइनेंस जैसी एक्सचेंज के ऊपर कॉइन लॉन्च होता है तो उसके लॉन्च होते साथ ही वो 100, 200, 300 टाइम्स ऊपर जाता है एंड देन एकदम से नीचे आ जाता है। वो पहले वाले निकल जाते हैं, पहले वाले निकल जाते हैं। ठीक है, अगेन वो हाई प्राइस के ऊपर कार भाई से किसी ने पूछा ना कि आपका 10 कॉइन नहीं ऊपर जा रहा, तो ये तो ऊपर कहता वो जो पहले जिन्होंने लिया था ना वो ऊपर निकल गया, तुम भी वेट करो कि कुछ साल बाद तुम्हारी भी निकल जाएगी। ऐसे ही होता है कि फिर आपको वो वेट करना पड़ता, क्योंकि आपने अगेन इसमें वही चीज़ है कि जिस बंदे ने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की ना, वो जब उस कॉइन की प्राइस को ऊपर जाते देखेगा वो फोमो में आ जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसको लगेगा यार अभी ले लूँ ये और ऊपर चला जाएगा, बट उसको ये नहीं पता कि यार ये आ कहाँ से रहा है, कब से आ रहा है, इसमें ऑलरेडी मार्केट कैप कितना था, डाइल्यूटेड इसका मार्केट कैप कितना था, कि इसके ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स कितने हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है ब्लॉकचेन के ऊपर, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ब्लॉकचेन में आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। आप ये भी देख सकते हो, आप जिस ब्लॉकचेन के, अच्छा अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें, इसको मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में अगर समझाने की बात करूं तो जैसे हमारे पास एंड्रॉयड है, हमारे पास iOS है, हमारे पास विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, डिफरेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर डिफरेंट तरह की एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। सिमिलरली आप एग्जैक्टली ये नहीं है बट समझने के लिए कि ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप समझ लें, डिफरेंट आप इसको जो है वो प्लेटफॉर्म समझ लें कि जैसे इथीरियम एक ब्लॉकचेन है तो बहुत सारे नए क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि इथीरियम की टेक्नोलॉजी या इथीरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बन रहे होंगे, बहुत सारे मैटिक या पॉलीगॉन के ऊपर बन रहे होंगे, बहुत सारे आर्बिट्रम के ऊपर बन रहे होंगे। ये डिफरेंट ब्लॉकचेन्स हैं, तो इनके ना अपने एक एक्सप्लोरर होते हैं जिसके ऊपर आपको सारी ट्रांजेक्शन्स नज़र आ रही होती हैं। ऑल्दो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का वॉलेट है तो उसका ये नाम नहीं होगा कि ये अली का वॉलेट है, उस वॉलेट का कोई ना कोई एड्रेस होगा, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आ रहा होगा कि यार इस वॉलेट से इतनी अमाउंट ऑफ कॉइन बाइंग हुई है या यहाँ से एग्जिट हुआ है, किसने कितना होल्ड किया हुआ है, कब से होल्ड किया हुआ है, यानी आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपके पास ट्रांसपेरेंट होती हैं। तो वो लोग ये चीज़ें नहीं देखते, रिसर्च नहीं करते। अगेन किसी ने कह दिया ये वाला कॉइन लॉन्च होने लगा है, ले लो, ले लेंगे, अब वो ब्रेक इवन भी नहीं उसको कर पा रहे होते। तो जिसकी वजह से मुझे अब अगेन अगर मैं अमार भाई की ट्रेनिंग ना लेता तो मुझे कभी ये चीज़ रियलाइज़ ना होती कि यार अगर हम कंपनी के कुछ फैक्टर्स को देखना चाहें एंड हम उसकी स्कोरिंग करना चाहें तो हम बहुत अच्छी कंपनी देख सकते हैं। सिमिलरली नॉट एग्जैक्टली द सेम फैक्टर्स, क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज में गिटहब वगैरह नहीं देखते, बट अगेन उससे ये आइडिया है कि यार अगर मैं एक अपना स्कोरिंग मॉडल बनाऊँ जिसको मैं चला के देखूँ। मैंने पहले इसको कुछ टाइम बगैर इन्वेस्टमेंट के चला के देखा, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैंने सिर्फ उन कॉइन्स को फॉलो किया, तो मुझे बहुत अच्छा उसका रिटर्न आया। नहीं, इवन अगर आप बल्कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात होगी कि फंडामेंटली यू अंडरस्टैंड कि दिस इज़ ए गुड कंपनी, देन यू अप्लाई टेक्निकल्स के टेक्निकल्स पे कंफर्मेशन कहाँ हो रही है, एंड देन यू गो विद द फुल स्विंग के यार अब तो सीन ऑन है, कुछ होने वाला है, इसमें वॉल्यूम भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो इसको कर लेते हैं। अगर मैं वैसे रेड अलर्ट्स की बात करूँ कि व्हाट आर दोज रेड अलर्ट्स या रेड फ्लैग्स की बात करें कि वो वाले क्रिप्टो से आप अवॉइड ही करें जिसका कुछ सर पैर ही नहीं है पीछे से। एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी होती है क्रिप्टो कॉइन्स की जिसको हम कहते हैं मीम कॉइन्स, या जिसको आम ज़बान में कहा जाता है कि ये कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन का मतलब ये होता है कि वो कॉइन कोई यूज़ केस नहीं है उसका, वो कॉइन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा रियल वर्ल्ड के ऊपर, ये सिर्फ एक कम्युनिटी ने मिलकर बना लिया है, उसको कम्युनिटी चला रही है। मेजर एग्जाम्पल अगर हम देखें, शिबा इनू कम्युनिटी चला रही है। शिबा बनाया गया था डॉज के अगेंस्ट, डॉज के कुछ भी नहीं कर रहा। आप आजकल देखिए एलन मस्क ने एंडोर्स किया, एलन मस्क ने सिर्फ इंडोर्समेंट है, मतलब उसके पीछे कोई अगर हम देखें तो फंडामेंटली कुछ भी नहीं है, डॉज कुछ कर नहीं रहा। ये बड़े एक स्पेकुलेशंस आती थी कि इलॉन मस्क जो है वो उसको टेस्ला के साथ इंटीग्रेट करने वाला है कि टेस्ला पेमेंट वहाँ से आएगी। अगेन अगर तो ये हो जाता तो दैट इज़ अ यूज़ केस, सो फिर ये कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाता। शिबा भी थोड़ा सा काम कर रहा है अपना मेटावर्स बनाने में और उसमें, लेकिन अभी तक उसने कोई चीज़ उस तरह इंप्लीमेंट नहीं की। फिर अभी आपने देखा पेपे कॉइन आया, ऑल दो लोगों ने बहुत पैसा बनाया इन कॉइन्स के अंदर, लेकिन अगेन मेरे लिए ये हमेशा से रेड फ्लैग है मीम कॉइन्स। उसकी वजह है कि इसके पीछे मुझे नहीं पता कि क्यों है, किसने बनाया है, क्यों बनाया है, वजह क्या कर रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी होती है कि यार अगर एक कॉइन है जिसकी मार्केट टोटल सप्लाई जो है वो डिफाइंड ही नहीं है, दैट मीन्स अच्छा अगेन यहाँ पे ना आपको एक ट्रेड ऑफ लेना पड़ता है। ट्रेड ऑफ आपको क्या लेना पड़ता है कि अगर तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी के अडॉप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर तो टोटल सप्लाई डिफाइंड नहीं है कि ये टोटल होंगे कितने दुनिया में, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। क्यों? मेरे हिसाब से उसके दो रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं इसको इग्नोर करता हूँ। नंबर वन कि अगर तो कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ वन थिंग। नंबर टू, किसी भी टाइम कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी सप्लाई को डिफ़ाइन कर सकती है।
यानी कल को वो कह दे कि हम इतने मिलियन या इतने बिलियन कॉइन से ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर अगेन उसमें बर्निंग मैकेनिज्म होता है, उसको बर्न क्यों करते हैं वैसे? अच्छा, बर्न करने के 2-3 रीजंस होते हैं। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी कंपनीज इस वजह से बर्न करती हैं कि आपकी जब देखती है कि एक अडॉप्शन एक लेवल पर आ गई है, उससे ज़्यादा अडॉप्शन नहीं जा रही, तो कंपनीज उन कॉइन को बर्न करके ज़ाया कर देती है। तो जब सप्लाई कम हो जाती है उस कॉइन की, तो अगेन उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो सब बर्निंग इज़ अ गुड थिंग। जो शुरू में आपने, ये मेरा ओपिनियन है कि समटाइम्स ना कंपनीज ओवर ऑप्टिमिस्ट होके एक बहुत बड़ी टोटल सप्लाई रख लेती है, जो कि फ़ायदा नहीं होता। जैसे अभी बहुत सारे लोग, ये स्पेकुलेशन चल रही थी कि शिबा इन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बर्निंग शुरू करेंगे, जिससे जब सप्लाई कम होती जाएगी तो अगेन डिमांड उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये मेरे लिए एक बड़ा, अब अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, एक कॉइन है बहुत अच्छा है, आर्बिट्रम लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, उसकी सप्लाई डिफाइंड नहीं है, बट वो कॉइन इतना अच्छा है, उसका अगर हम यूज़ केस देखें, उसकी ट्रांजेक्शन्स, वो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को इन साइमल्टेनियसली कर रहा है, बड़ी लो फ़ी के ऊपर कर रहा है, इथीरियम की स्केलिंग कर रहा है लेयर 2 के ऊपर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अभी अगर आप देखें तो अक्टूबर के अंदर उसकी प्राइस थी 0.77, जब मेरी बाइंग थी 0.77 के ऊपर, देन इट वेंट टू 2.1, 2.2, अभी अब वो 2.1, 2.2 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स विद इन 3 मंथ्स वो 1.5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया। तो आपको रेड फ्लैग्स भी देखने पड़ते हैं। एंड हाउ यू डिफाइन कि व्हाट इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी क्रिप्टो? ओके, सो अच्छा, अब इसमें ना आप इंट्रिंसिक वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जैसे हमारे पास स्टॉक्स के अंदर होता है। इसके अंदर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एक प्रेडिक्ट ही करनी पड़ती है, फोरकास्ट करनी पड़ती है, इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, आपने फाइंड आउट कर ली कि यार इस कंपनी का यूज़ केस बहुत अच्छा है, आपने फाइंड आउट कर लिया कि इस कंपनी के डेवलपर्स के ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च की कि डेवलपर्स कौन है, क्योंकि अगर तो एक कंपनी है जो अपने डेवलपर्स का फेस अपनी वेबसाइट पे दे रही है अलॉन्ग विद देयर सोशल्स लाइक लिंक्डइन, दैट मीन्स के दे आर फियरलेस, उनको पता है कि वो क्या करें। तो आपने उनके ऊपर, डेवलपर्स के ऊपर भी रिसर्च कर ली, उनका वाइट पेपर आपने देख लिया, रोड मैप देख लिया क्या करने लगे, यू आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। अब आपने देखा कि यार इसका मार्केट कैप है इस टाइम इतना, और लास्ट टाइम जब बुल मार्केट आई थी तो इसने अपना ऑल टाइम हाई कितना लगाया था। जब इसने ऑल टाइम हाई लगाया था तो उस टाइम इसकी एक वैल्यू थी, लोगों ने इसके अंदर एक पैसा डाला था, मार्केट कैप था, उससे आपने कंपेयर कर लिया करंट मार्केट कैप। अब आपके पास एक एस्टिमेट आ गया कि यार ये कंपनी अपनी डेवलपमेंट भी कर रही है, काम भी कर रही है, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू से ये भी काफ़ी नीचे आई हुई है। तो इसमें वॉल्यूम आने का भी चांस है। इसकी एडॉप्शन आपको कैसे पता चली? जब आपने देखा यार ट्विटर पे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, आपने इसका ट्विटर देखा कि इसका ट्विटर बहुत एक्टिव है, अच्छे फॉलोअर्स हैं, अपनी अपडेट्स उस पर पोस्ट भी कर रहे हैं, लोग उस अपडेट के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, लोग उसको रीट्वीट भी कर रहे हैं, पोस्ट भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। तो आपने देखा कि यार इसकी एडॉप्शन भी आ गई। फिर आपने देखा कि यार ये कंपनी पार्टनर्स है किसी के साथ, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप्स भी दी होती हैं, फ्यूचर प्लान भी दिए होते हैं। तो फिर आपको इससे अंदाज़ा हो जाता है कि यार आप एक अगेन फोरकास्ट कर सकते हो कि यार एटलीस्ट अपनी इसके अंदर इतनी वैल्यू तो मैं कर रहा हूँ, एंड देन फिर आप सिंपल उसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक उसकी वैल्यू आ जाती है कि यार फॉर एग्जांपल अगर ये 1 मिलियन मार्केट कैप है तो अगर ये 10 मिलियन हो जाएगी तो इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी। तो वो आप एक फोरकास्ट कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट ऑफ अ सॉलिड इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे हमारे पास स्टॉक्स में होती है। सही है। अभी रिसेंटली ना ये ETFs भी आ गए ना, इथीरियम का और बिटकॉइन का। अभी बिटकॉइन का है, अभी बिटकॉइन का, इथीरियम का भी आ जाएगा अंदर। अब इसका क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आता है इन इंटरनेशनल मार्केट्स जो भी क्रिप्टो के अंदर है? इसमें जो मुझे इम्पैक्ट नज़र आता है, जो कि आई वुड से एक अच्छी चीज़ भी है, और एज़ पर माई ओपिनियन एक चीज़ थोड़ी सी कम अच्छी चीज़ भी है। ETF आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब स्पॉट ETF आ गया, दैट मीन्स अब लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगी इसके अंदर, क्योंकि आपके जितने बड़े बड़े आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक हो गया या बहुत सारे थे, तकरीबन 7 से 8 ETFs अभी रिसेंटली अप्रूव हुए हैं। दैट मीन्स उनके जो क्लाइंट्स थे वो थ्रू अपनी कंपनी इन बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम आएगा। ड्रॉबैक जो मुझे इसका ऐसे लगता है वो ये है कि जब इतना पैसा आ जाएगा ना, तो फिर जो अभी एक क्रिप्टो की खूबसूरती थी ना कि उसमें बड़ी एब्रप्ट मूवमेंट्स होती थी, बड़े एक्सपोनेंशियल गेन्स होते थे, एक्सपोनेंशियल होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बहुत पैसा आ जाएगा। अगेन अब फिर उसमें ये हो जाएगा कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा भी आ गया लोगों का, और बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का भी पैसा आ गया। इंस्टीट्यूशंस पैसा हारना पसंद नहीं करते,
तो अगेन वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी अगला बुल रन हाल्विंग के बाद आना है बिटकॉइन की, दिस माइट बी द लास्ट बुल रन जो इतने पोटेंशियल के साथ आएगा. बुल रन तो बार बार दोबारा आएंगे, मार्केट ऑलवेज रिपीट्स ए साइकिल. बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर एक कॉइन है जो अभी 100x उसने अगर परफॉर्मेंस देता है बुल रन में, तो वो नेक्स्ट बुल रन में भी 100x ही देगा. हो सकता है वो नेक्स्ट बुल रन में 2-3x दे मैक्सिमम. एंड डू यू थिंक द बिटकॉइन विल क्रॉस ऑल टाइम हाई जो इसका 69-70 का लगा? यस. और ये आने वाला है, आ गया वो विंटर इज कमिंग वाला सीन हो गया. विंटर इज कमिंग वाला सीन है. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एज पर माई एनालिसिस, एज पर माई रिसर्च, इट वुड गो अराउंड 90,000 दिस टाइम. ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई $1,00,000 से ऊपर $2,00,000 जाएगा, इवेंचुअली जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब और पैसा आता जाएगा. इस बुल रन में मैं इसको 90,000 के राउंड अबाउट ही देख पा रहा हूँ कि उससे ज़्यादा नहीं जा सकता. और इवन यू कैन अप्लाई द मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ द यूएस एंड द क्रिप्टो एज वेल एंड देयर कोरिलेशनशिप एज वेल. ऐसा ही है कि जब उधर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो फिर ये सारे रिस्क ऑन एसेट्स ऊपर जाएंगे. बिल्कुल ऐसा और उसका इम्पैक्ट आएगा. चले, ज़बरदस्त हो गया. अब आप अपनी फाइनेंशियल अगर मैं पोर्टफोलियो वैसे की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, हाउ मच यू आर प्लानिंग टू एलोकेट इन विच एसेट्स? ओके, सो एज पर जो मेरी एलोकेशन है उसमें मैंने एक चीज़ ये की हुई है कि मैंने ना 2 तरह के पोर्टफोलियोज़ बनाए हुए हैं. ठीक है. एक पोर्टफोलियो मेरा है जो कि सिर्फ क्रिप्टो के लिए. अगेन उसमें फिर मैंने उसको 3 हिस्सों में और डिवाइड किया हुआ है. 1 इज़ फॉर माई ट्रेडिंग, जिससे मैं अपनी ट्रेड कर रहा हूँ. 1 इज़ फॉर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, जिनको हम स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं. एंड 1 इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे 2 साल 3 साल नेक्स्ट बुल रन के लिए वो इन्वेस्टमेंट मैं उसमें कर रहा हूँ. तो उसमें अगर मैं उसकी बात करूँ कि मैंने उसको कैसे डिवाइड किया हुआ है, तो वो मैंने क्रिप्टो में इस तरह रखा हुआ है कि मेरा 50% इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 30% इज़ फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, एंड 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज़ विच, जिससे मैं डे ट्रेड कर रहा हूँ. जब कुछ अच्छा चार्ट देखा, कोई अच्छी ट्रेड मिली, ले लिया, 2-3 दिन 1 दिन निकाल दिया. वो इट जस्ट टू स्टे इन द गेम, ताकि वो अगेन आप ये कॉन्सेप्ट सीख तो लेते हैं इन ट्रेनिंग्स के बाद, अगर आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे ना, अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इवेंचुअली इट विल फेड अवे. आप भूलना शुरू हो जाएंगे. हर चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको दोबारा चार्ट्स देखने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि मैंने एक चीज़ सीख ली, मुझे 10 साल बाद भी वो याद रहेगी. पॉसिबल नहीं है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं दूसरी साइड के पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, तो उसमें मैंने इस तरीके से डिवीजन की है, क्योंकि मुझे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पसंद है, मुझे स्टॉक्स ज़्यादा पसंद है. तो उसमें मैंने अभी फ़िलहाल ये किया हुआ है कि 50% इज़ फॉर स्टॉक्स, 20% इज़ फॉर गोल्ड एंड 30% इज़ फॉर म्यूचुअल फंड्स. राइट नाउ अभी सिचुएशन के हिसाब से जैसे ही इंटरेस्ट रेट और गिरना शुरू हो जाएंगे, गिरने की तरफ जाएंगे, तो मैं म्यूचुअल फंड से भी निकल के स्टॉक्स. एंड इफ़ आई से कि 100% में से कितने परसेंट क्रिप्टो वाली पोर्टफोलियो और कितने परसेंट रिमेनिंग जो है वो कितना होगा? ऐसे 50-50 होगा ऐसे तकरीबन, या नहीं क्रिप्टो वाला कम है ना? अच्छी चीज़ है, मैं यही सुनना चाह रहा था. एक आखिरी चीज़ जो, क्योंकि पाकिस्तान में माशाल्लाह मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, जो कि बाइनेंस में अब एक नेगेटिव चीज़ आई हुई है, FTX भी डाउन हुआ, फिर काफ़ी होते हैं. व्हाट इज़ द सेफ वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो एज वेल? हाउ यू नीड टू मेक श्योर, क्योंकि लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बाइनेंस इज जस्ट एन एक्सचेंज जहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं, नॉट recommended for keeping your investment there. So what is the best way of keeping your investment? Even जिस तरह आपने long term किया हुआ है, it must not be in exchange. किस तरह आप उसको कर रहे होंगे? Okay, so basically ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि अगर हम बाइनेंस को देखें, नॉट जस्ट बाइनेंस, अगर हम किसी भी एक्सचेंज को देख लें जिसके साथ वर्ड एक्सचेंज आ गया, दैट मीन्स इट्स जस्ट अ मार्केट प्लेस जिसमें आप अपने डॉलर्स देते हो, कॉइन्स बाय करते हो, या एक कॉइन से दे के दूसरा कॉइन बाय कर लो, तो आप डिफरेंट पेयर्स के अंदर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो. तो इट्स जस्ट अ मार्केट प्लेस. यहाँ पे आप उसकी स्टोरेज नहीं करते, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज हो वो कल को बंद हो सकती है. ब्लॉकचेन कभी बंद नहीं हो सकती. ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बंद हो जाएगी या किसी क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन बंद हो जाएगी. ये ज़रूर है कि हो सकता है वो एक्सचेंज बंद हो जाए, जैसे भी हमने रिसेंटली FTX के साथ देखा, अभी हम बाइनेंस के साथ भी देख रहे हैं कि थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं. सेफ वे क्या होता है, अगर तो आपके पास हैवी पोर्टफोलियो है, आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, ऑलवेज़ गो फॉर अ हार्डवेयर वॉलेट. हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है कि वो एक किस्म की USB होती है, आप समझ लें वो USB है, उसके अंदर आपके कॉइन्स स्टोर होते हैं. एंड जब आपने उस कॉइन को सेल करना हो, आप वो दोबारा अपने PC के साथ इंसर्ट करते हैं,
अपने कॉइन्स को वॉलेट से उठा के एक्सचेंज के ऊपर लेके आते हैं, एक्सचेंज पे सेल करते हैं, देन एक्सचेंज से आप वापस अपने वॉलेट के अंदर जो चीज़ आपने लेके जानी होती है। अगर तो आपका पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है, लेट से आपका पोर्टफोलियो $1000-2000 का है और आप नहीं लेना चाहते हार्डवेयर वॉलेट, क्योंकि लास्ट टाइम व्हेन आई चेक द प्राइस इट वाज अराउंड 30,000 to 35,000। तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो देयर आर सॉफ्टवेयर वॉलेट्स, जैसे कि मेटामास्क एक बहुत फेमस वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है। की इज़ वो आपको 12 की एक फ्रेज़ देता है जो कि आपकी प्राइवेट की होती है। आपने वो कभी भी किसी को नहीं बतानी, आपने वो कभी भी स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में नहीं रखनी। क्यों? फ़ोन भी हैक हो सकता है। आपने कभी भी उसको अपने पीसी पर नहीं रखना, पीसी हैक हो सकता है। गूगल ड्राइव वगैरह या किसी क्लाउड सोल्यूशन में तो बिल्कुल ही नहीं आपने रखना। बेहतर सोल्यूशन उसका क्या होता है कि आप उसको पेपर पे लिख के रखो अपने पास, क्योंकि कल को आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हो, वॉलेट डाउनलोड करोगे, अपनी 12 फ्रेज़ की डालोगे उसके अंदर, तो आपका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा, आपके फंड्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ये नहीं करना चाहते, देयर इज़ अनदर सोल्यूशन कि जिससे आप अपना एक हार्डवेयर वॉलेट बना सकते हैं। वो आप अपने वॉलेट को कैसे हार्डवेयर बना सकते हैं? आपके पास अगर घर में कोई पुराना मोबाइल है, कोई पुराना लैपटॉप है, आपने उसमें मेटामास्क डाला, आपने उसमें कॉइन्स ट्रांसफ़र किए और उस मोबाइल को, उस लैपटॉप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट रखा। जब आपको ज़रूरत है, ओनली देन यू टर्न ऑन दैट लैपटॉप, दैट मोबाइल, कनेक्ट टू द इंटरनेट, डू योर ट्रांजेक्शन, टेक इट ऑफ द इंटरनेट। आपने अपने एसेट को खुद हिफाजत करनी है। आपका एसेट अगर कहीं पे लॉस हो जाता है या कोई इसको हैक कर लेता है या आपने गलत एड्रेस के ऊपर भेज दिया, नो वन कैन रिकवर योर फंड्स। आप फिर उसमें ब्लेम ब्लॉकचेन को नहीं दोगे, आप उसमें ब्लेम टेक्नोलॉजी को नहीं दोगे, आप उसमें ब्लेम अपने आप को दोगे, क्योंकि आपकी इग्नोरेंस थी, आपकी नेग्लिजेंस थी, आपकी केयरलेसनेस थी, जिसकी वजह से आपका फ़ंड लूज़ हुआ है। किसी एक्सचेंज ने आके आपसे नहीं फ़ंड ले लिया या किसी बंदे ने नहीं ले लिया। तो अगेन, इफ़ यू वांट टू होल्ड समथिंग, ऑलवेज गो फॉर अ वॉलेट, बेशक मेटामास्क हो या हार्डवेयर हो। अच्छा, अभी जिस तरह हम देख रहे हैं FTX का भी डिबैकल हुआ, FTX डाउन हुई, अभी बाइनेंस के ऊपर भी एज एन एक्सचेंज हम देख रहे थे कि उसके CEO को भी निकाला, फिर फाइन भी किया गया। ऑन टॉप ऑफ इट देयर आर सर्टन न्यूज़ ऑन दी USDT स्टेबिलिटी, यानी जो स्टेबल कॉइन हम कहते हैं जिसको। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दीज थिंग्स कि जो हो रही है अभी क्रिप्टो वर्ल्ड में? अगेन, जैसे मैं कहूँगा कि जब हमने भी बात की थी कि बिटकॉइन का स्पॉट ETF आया, तो एक बहुत अच्छी चीज़ तो है कि इंस्टीट्यूशंस का पैसा भी इसमें आएगा, मार्केट कैप, क्रिप्टो एडॉप्शन भी बढ़ेगी, क्योंकि लोग इनडायरेक्टली क्रिप्टो के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंस्टीट्यूशंस को अपना पैसा डुबाना अच्छा नहीं लगता, दे डू नॉट लाइक टू लूज़ मनी। तो अगेन उनका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। एंड एज़ पर माई ओपिनियन, एज़ पर माई रिसर्च, बाइनेंस के साथ भी वही हो रहा है। अगेन एक रिवेंज लिया जा रहा है जो कि FTX के कोलैप्स का था, क्योंकि FTX के जो उन CEO थे वो डोनर थे, US की बहुत बड़ी पार्टी के, US प्रेसिडेंट की कैंपेन के डोनर थे। तो उसका बदला लिया जा रहा है बाइनेंस से, क्योंकि बाइनेंस ने FTX को डंप किया था। जो इनके पास जो होल्डिंग थी FTT की, वो उन्होंने डंप कर दी थी। अगर हम बात करते हैं USDT की, तो USDT का मार्केट में शेयर सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स। अगेन उसके साथ भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक केस किया जा रहा है। एंड एज़ पर माई रिसर्च, जो कॉइन बेस का डॉलर है, जिसको हम USDC कहते हैं, उसको जो है वो ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है एंड उसको वो मार्केट शेयर देने की कोशिश की जा रही है जो फ़िलहाल USDT के पास है। और USDT इज़ अ बाइनेंस कॉइन बेसिकली? नहीं, USDT इज़ अ सेपरेट कॉइन, एक सेपरेट एंटिटी है। हु इज़ कंट्रोलिंग द USDT? अगर उसके ऊपर बात करेंगे, ये कोई बाइनेंस से नहीं, इसका बाइनेंस से नहीं है, बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है। एवरी USDT इज़ बैक्ड बाय वन एक्चुअल US डॉलर। दैट मीन्स आपका $1 एक USDT है, यानी जितने USDTs हैं उसके अगेंस्ट उतने ही US डॉलर के अगेंस्ट वो पैक्ड हुआ है, उसका कोलेट्रल है उसके साथ। तो USDC को वो जो है मार्केट मार्जिन दिया जा रहा है। अब यहाँ पे जो बात समझने वाली है या जो सोचने वाली है, आई कैन बी रॉन्ग, हो सकता है USDT के साथ कुछ ना हो सकता है USDT ऐसे ही स्टेबल रहे, बहुत अच्छी बात है अगर वैसे स्टेबल रहे, लेकिन पैसा आपका है, इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास कोई भी USDT है, फॉर द टाइम बीइंग उसको आप USDC में कन्वर्ट करके रखें। जब आपने ट्रेड लेनी है, आप USDC को USDT के अगेंस्ट कन्वर्ट करें, ट्रेड लें। अब सवाल बहुत सारे लोगों का यहाँ पे ये आ रहा होगा, दिस इज 1-to-1 राइट नाउ। यस, 1-to-1। 100 USDT इज 100 USDC, दोनों डॉलर बेस्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर मैंने एक करेंसी है जो कि USDT के पेयर में ली है, फॉर एग्जांपल BTC USDT लिया है, USDT दे के BTC लिया है, तो क्या मैं USDT गिरा तो BTC का मेरे क्या होगा?
तो यहाँ पे मैं उनको ये बताता चलूँ कि इट्स लाइक अ ट्रेड। जब आपने USDT दिया, आपको BTC मिल गया, नाउ दिस BTC इज़ योर्स। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि कल को जब आप इसको सेल करेंगे, इसका आप सेल ऑर्डर लगाएंगे, तो आप इसको किस पेयर में करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लईक भाई को USDT दिया, इन्होंने मुझे BTC दे दिया। कल को मैं लईक भाई को कहता हूँ कि अब आप मुझसे BTC लो, बट इन रिटर्न मुझे USDT ना दो, इन रिटर्न मुझे इथीरियम दे दो, इन रिटर्न मुझे USDC दे दो, इन रिटर्न मुझे TRX दे दो, या जो भी उसका ट्रेडिंग पेयर अवेलेबल है वो दे दो। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है USDT का। इसका इम्पैक्ट होगा जो डॉलर्स आपके पास आपके एक्सचेंज के अंदर या आपके पास आपके वॉलेट्स के अंदर पड़े हुए हैं USDT। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, कन्वर्ट इट इनटू USDC, वेट फॉर थिंग्स टू गेट सेटल्ड। कैन यू कीप देम इन वॉलेट एज वेल इन Yes, USDC? definitely. यानी आपने कन्वर्ट किया $100 और आप उसको वॉलेट में ले आए। वॉलेट में ले गए। इवन आप उसको मेटामास्क में भी इस तरह रख सकते हैं। डेफिनेटली, मेटामास्क में हर जगह। मेटामास्क में ट्रांसफ़र की भी कॉस्ट है वैसे? अच्छा, तो बेसिकली होगा ये कि हर चीज़ ना एक ब्लॉकचेन के ऊपर बेस कर रही होती है। जैसे भी हमने बात की थी, फॉर एग्जांपल आपके पास डॉलर है, ठीक है, लेट से आप वो डॉलर को रखना चाहते हैं बाइनेंस की ब्लॉकचेन यानी BNB ब्लॉकचेन के ऊपर आप रखना चाहते हैं, या BSC ब्लॉकचेन के ऊपर आप उसको रखना चाहते हैं। तो जब आप उसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो देयर विल बी अ फ़ी जिसको हम गैस फ़ी कहते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करवाती है। तो जिस ब्लॉकचेन के ऊपर आप एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे वो उस ब्लॉकचेन के टोकन में से एक वेरी स्मॉल अमाउंट कटेगी। इथीरियम की ज़्यादा गैस फ़ी है, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ इथीरियम। BSC की कम है, बाइनेंस की कम है, TRX की $1 है, यानी आपने जो ट्रांजैक्शन की उस पर आपको $1 फ़ी पे करना पड़ेगी। अब वो ट्रांजैक्शन आपकी $10 की है तब भी $1 फ़ी है, वो ट्रांजैक्शन आपकी $10 मिलियन की है तब भी $1 ट्रांजैक्शन फ़ी है उसकी। तो आपने वो फ़ी पे डेफिनेटली करनी होगी, तो वो आप इसको कर सकते हैं। एंड इफ़ इन केस 17 को डिसीजन नेगेटिव आता है USDT के अगेंस्ट, सो कैन इट ड्रॉप एज वेल जस्ट लाइक एनी अदर कॉइन एज वेल? वो पैग उसकी वो डॉलर पैकिंग ख़त्म हो जाएगी। तो हो सकता है कि अब प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे कि अभी 1 USDT इज इक्वल टू $1, कल को ये ड्रॉप होकर 0.7 पे भी आ जाता है, दैट मीन 30% ऑफ द वैल्यू ख़त्म उसी वक्त। यानी $100 $70 रह गया आपके पास। और इवन अगर वो ड्रॉप हो रहा है और आपने USDC में नहीं किया, इट कैन गो टू 50 एज वेल। ऐसे ही है। और ये भी हो सकता है कि सारा इनका ख़त्म ही हो जाए और USDT ख़त्म हो जाए, जैसे FTT ख़त्म हो गया था, लूना का क्रैश हो गया था, तो ख़त्म भी हो सकता है। चले अगेन जिन के पैसे USDT में पड़े हुए हैं, सो बेटर बी सेफ देन सॉरी। आप लोग अपने एंड पे इसको देख ले कि कैसे करेंगे। दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड डिस्कशन ऑन क्रिप्टो। आई होप जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा। एंड थैंक यू अली फॉर डूइंग दिस एज वेल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लग ऐसे रहा है जैसे पता नहीं कितने घंटों से हम बोल रहे हैं, लेकिन इफ़ यू नीड टू जो भी व्यूअर्स अगर आप शेयर करना चाहें, हाउ दे obviously I can see the value of the training by looking at the performance of the people in the real markets. और मुझे कभी कभी लगता है कि इवन जो MBA फाइनेंस भी करके आते हैं उनके पास वो मार्केट की नॉलेज नहीं होती है जो कि हेल्प करती है उनको इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी। और एक बहुत ही नेगेटिविटी है कि दिस इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, इसकी स्टे अवे फ्रॉम इट। रिस्की तब तक है जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं है। जब आपके पास नॉलेज होता है दैन इट बिकम्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो अगर कुछ हो आखिर में आप कहना चाहें जो भी आपको सुन रहे हैं उनसे। एग्जैक्टली लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि माइक मेलोनी ने एक कोट है उसकी कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इन योर लाइफ टाइम इज़ ऑन योर सेल्फ, इज़ ऑन योर एजुकेशन। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबको चाहिए, बट उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक पहुंचने के लिए जो फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए ना, उसके लिए हम लोग विलिंग ही नहीं है कि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, वो नॉलेज लें। हमें सिर्फ एक शॉर्टकट चाहिए कि कोई हमारा पैसा ले, उसको डबल करके हमें दे दे, लेकिन हमने वो लिटरेसी लेने के लिए उतना पेशेंस भी नहीं है और वो ख्वाहिश या वो शौक़ भी नहीं है। तो अगेन, इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर वेल्थ, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर वेल्थ, इफ़ यू वांट टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, प्लीज़ एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट, ताकि आप किसी ग्रुप के ऊपर भी रिलाई ना कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर रिलाई ना कर रहे हो। आपको पता हो कि आपका पैसा है, आपने कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, कब निकालना है, उसके प्रॉफिट गेन करने आपने। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी अगर तो मेरे बस में हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि काश हमारे स्कूल्स में हमें सिखाया जाता कि आप अपना बजट कैसे बनाते हो, आप अपने पैसे को ग्रो कैसे करते हो, आप प्रिजर्व कैसे करते हो, वो नहीं सिखाया जा रहा। तो अगेन फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस, आई वुड से।
Thank you. And on this note, we will end this conversation here. Capital Market Fundamentals की ट्रेनिंग आजकल ओपन है. You can find the URL down below. आप रजिस्टर कर सकते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्निकल एनालिसिस, शायद आजकल बंद होगी. अगर किसी टाइम पे बंद भी हो तो वेबसाइट के ऊपर ही नोटिफाई के ऊपर अगर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें तो एज सून एज जब भी ट्रेनिंग ओपन होने वाली होगी वी विल इंटीमेट यू अर्लियर जब भी लॉन्च होने वाला होगा. And again, as Ali said, I personally believe if you do investment on yourself, उसके बहुत ज़्यादा नतीजे जो आपको beneficially नज़र आएंगे. It's so easy कि किसी भी कॉल पे थोड़े पैसे बना लेना, लेकिन जो confidence है of holding the investment even if it is going down, आपको ज़्यादा opportunity अच्छी मिलती है to get more out of it as well. दिस इज़ समथिंग विच यू कैन ओनली मेक डिसीजन. अगर आप किसी और के कहने पे मारी पेट्रोलियम अली के मुंह से तो आपको लग रहा है अच्छा है, लेकिन 2-2.5 जब 1900 पे आता है तो आपके हाथ पाँव फूलेंगे क्योंकि आपको उसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि वो बिज़नेस क्या कर रही है. ठीक है. ऑन दिस नोट, अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस, एंड थैंक यू अली अगेन फॉर कमिंग एज वेल. आई विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.